जब किसी को इंजरीज होती हैं तो जिस बंदे ने अपना 0 to 100 लेके गया ना, वो 100 to वापस रिटर्न 0 आ जाता है। तो फिर 0 बार-बार आना, समझ रहे हो कि मेंटल तो बंदा डिस्टर्ब होगा ही कि यार मैं इतनी मेहनत करता हूँ, मेरे से नहीं है। और हालाँकि उस सिचुएशन पे जब उसका जिस चीज़ कॉम्पिटिशन के लिए वो प्रिपरेशन कर रहा है, वो कॉम्पिटिशन लास्ट मोमेंट पे हो, फाइनल टाइम पे, तो इसलिए इस जगह साइकोलॉजिकल थोड़ा बहुत बंदा मेंटली डिस्टर्ब हो जाता है। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका दी यंग पॉडकास्ट के पहले एपिसोड में। और क्योंकि ये मेरा पहला एपिसोड है तो काफ़ी सारी गलतियां भी हुई हैं साउंड्स में, एडिट्स में। इसके लिए मैं माफ़ी चाहूँगा एंड आई विल अप्रिशिएट योर सजेशंस। आज पहले एपिसोड में हम बात करने वाले हैं मेरे एक बहुत ही खास दोस्त विशाल से, जो कि एक एथलीट है और स्पोर्ट्स इंस्ट्रक्टर भी हैं। सो सिट बैक, रिलैक्स, ग्रैब ए कप ऑफ टी एंड लेट्स गेट स्टार्टेड। हेलो विशाल, कैसे हो भाई? हेलो, मैं बढ़िया हूँ, आप बताइए कैसे हैं आप? बहुत ही अच्छा हूँ। आप बताइए बाकी लाइफ में कैसा चल रहा है सब? ऑल आर गुड। ऑल आर गुड, बहुत अच्छी बात है। अभी तो अपना कैसा चल रहा है? भाई मेरा भी सब कुछ अच्छा चल रहा है। अभी तुम देख ही रहे हो। सबसे पहले तो ये बताओ यार, पहले एपिसोड का पार्ट बन के कैसा लग रहा है? मुझे बहुत अच्छा फील हो रहा है एंड कांग्रेचुलेशन आपको। थैंक यू सो मच भाई। आपने ये चीज नया जर्नी स्टार्ट करने की सोची। सबसे पहले तो भाई थैंक यू मैं आपको कहना चाहूंगा कि पहले ही एपिसोड में आपने वो करेज दिखाया, मुझे सपोर्ट किया कि आप इस एपिसोड में आए। राइट, इट्स माय प्लेजर। सबसे पहले हम आपकी जर्नी की शुरुआत की बात करते हैं। एक इंट्रोडक्शन में लेना चाहूंगा आपके बारे में कि कैसे सब कुछ स्टार्ट हुआ, एक बिगिनिंग क्या रही? बिगनिंग भाई कुछ ऐसी रही कि मैं एक्चुअली क्या है ना, शुरू से बाहर रहा हूँ। मतलब जब छोटा था तो नानी नाना के पास रहता था और मतलब मेरे घर से इंटरेक्शन मेरा कम रहा है, तो जिसका रीजन था कि मुझे बचपन से बाहर रखा गया था। मैं थोड़ा शैतान भी था काफ़ी, तो मुझे मामा के पास रखा गया था। तो मेरे मामा बिजनेसमैन थे, तो वही उन्होंने के पास भेज दिया गया था। तो वहाँ अच्छे स्कूल में, डीएवी स्कूल में मेरी पढ़ाई वढ़ाई हुई। उसके बाद जैसे मतलब भाई हमारे स्कूल में, जब मैं डीएवी स्कूल में मेरा एडमिशन हुआ ना भाई, उस स्कूल में ना एक लड़का था, सिंगर था वो। अच्छा, आर्य नाम था उसका। और भाई जब वो गाता था ना, मतलब यार स्पेसिफिक हमारे स्कूल में, मतलब जैसे कि वैसा थीम था कि मतलब कोई मस्ती वाला जिसके तरह अडल्ट सॉन्ग्स की हम लोग नहीं यूज करते थे, हमारे प्रिंसिपल उस टाइम के। हाँ, वो नहीं सपोर्ट करते थे। मतलब पैट्रियोटिक सॉन्ग वगैरह हो गया, तो वो सब सॉन्ग करते थे ना। यानी कि जो आजकल के जो गाने हैं, जो सॉन्ग्स है, उनको तुम्हारे स्कूल में नहीं प्ले किया जाता था। हाँ। जो पैट्रियोटिक सॉन्ग्स थोड़े हैं उनको एग्जैक्टली किसी को परफॉर्म करना है तो बस देशभक्ति या फिर जो नॉर्मल सॉन्ग्स होते हैं, पुराने गाने इस टाइप में होते हैं, उन्हीं पर परफॉर्म करो। तो उसका क्या था ना, मतलब एक गाना गाता था वो, उस गाने का नाम मुझे आज भी याद है। सुना होगा आपने, संदेशे आते हैं? भाई बिल्कुल सुना है। आई थिंक आई एम नॉट श्योर, बॉर्डर फिल्म का है वो। एग्जैक्टली, बॉर्डर का है। वन ऑफ माय फेवरेट फिल्म इज बॉर्डर। तो उसका गाना था भाई, और वो जो गाता था ना, मतलब जो बोल लेता था वहां से, वो संदेशे आते हैं वगैरह वगैरह, मतलब बहुत, मतलब पूरा स्कूल ना झूम जाता था उसकी मस्ती में। तो भाई वहां ना मुझे लगा कि मतलब यार सब इस पूरे, मतलब कुछ अगर आप में डिफरेंट टैलेंट हो ना, तो आपको लोगों का अटेंशन मिलता है। क्योंकि यार ऑब्वियसली पढ़ाई में शुरू से मैं एकदम वीक था, मतलब किसी चीज का ज्ञान नहीं, पढ़ाई के मामले में एकदम जीरो। तो भाई जैसा कि मैं समझ पा रहा हूँ, मतलब मेरा एक पर्सनल ओपिनियन कह सकते हैं, क्योंकि मैं हरियाणा से बिलोंग करता हूँ और आई थिंक हरियाणा में सबसे ज्यादा, मतलब स्पोर्ट्स को लेके, एथलेटिक्स को लेके सबसे ज्यादा लोग हरियाणा से निकलते हैं। तो ये चीज मैंने नोट की है। मतलब ये मेरा पर्सनल ओपिनियन, मैं किसी को ऑफेंड नहीं करना चाहता, बुरा मत मानना अगर मतलब मैं गलत वर्ड यूज करूँ तो। लेकिन जो लोग स्पोर्ट्स में होते हैं वो लोग पढ़ाई में, मतलब ज्यादातर ऐसा होता है कि पढ़ाई में इतने अच्छे नहीं होते। क्या सेम केस तुम्हारे साथ भी था भाई? ऐसा है ना कि जिस इंसान का दिमाग ना, जो मेंटली स्ट्रांग ना हो ना, फिजिकली बहुत स्ट्रांग होता है भाई। हम लोगों का ध्यान क्या था, हम लोग भागते थे पढ़ाई से। तो लाइफ में तो सीन क्या होता था ना, अब देखो एक्स्ट्रा टैलेंट भी नहीं था उस वक्त, है ना। तो यार अब दूसरा बंदा, उसको अटेंशन मिल रही हो, हालांकि वो भी पढ़ाई में जीरो था, है ना, हम दोनों सेम फ्रेंड्स थे, लेकिन उसको अटेंशन मिल रही, मुझे नहीं मिल रही। यानी कि उसके पास कुछ एक्स्ट्रा था। एग्जैक्टली तो उसके जो जोश में आके मैंने कहा कि जो हमारे स्कूल में म्यूजिक टीचर थे, मैं उनके पास गया, मैंने कहा सर मुझे भी सिंगिंग सीखनी है। यानी कि वो तुम्हारा दोस्त जो था वो गाने गाता था, सिंगिंग करता था। हाँ। तो तुमने सोचा कि भाई एक यही तरीका है जिससे हम मतलब अटेंशन ग्रैब कर सकते हैं। एग्जैक्टली, क्योंकि यार मैं सिक्स क्लास में कितनी मैच्योरिटी होगी,
तो उसमें तो हम कॉपी करते जाते थे। एग्जैक्टली, तो मुझे लगा कि भाई सही है। तो जब मैं गया तो उन्होंने मेरे सुर चेक किए, जो सर थे। तो मतलब मेरे सुर दूर दूर तक मैच नहीं हुए कि मतलब मैं गाने को रिलेट कर सकता हूँ, इस फील्ड को रिलेट कर सकता हूँ। ठीक है भाई, तो सर ने मना कर दिया कि नहीं आपसे नहीं हो पाएगा। भाई मैं बहुत डीमोटिवेट हुआ। मैंने कहा, फिर मैंने कहा छोड़ो यार, लाइफ में क्या रखा है, मस्ती करो अपनी। तो मामा वहां पर मेरे बिजनेसमैन थे, सही पैसा था उनके पास, तो वो बाहर रहते, मैं उनकी कभी बाइक ले कभी मैं मस्ती करता। तो घर वालों को लगा कि यार ये बिगड़ रहा है यहाँ पे, घर वालों ने मुझे दिल्ली बुला लिया वापस। इससे पहले, दिल्ली से पहले कहाँ तुम? काठमांडू के पास एक जगह है। नेपाल में? हाँ। नेपाल में तुमने मतलब अपने बचपन के कुछ साल बिताए? हाँ। स्कूलिंग के जो इनिशियल स्कूलिंग है, 2-3 साल कम से कम वहां रहा। 2-3 साल, यानी कि स्कूल कहाँ तक किया था काठमांडू में? मैं यहाँ से गया था दिल्ली से, मतलब बचपन से नानी के घर रहा, मतलब 2nd क्लास तक वो नानी के घर पढ़ा। फिर उसके बाद दिल्ली आया तो मैंने 3rd 4th 5th पढ़ी। ठीक है, फिर 6th 7th मैं वहां पढ़ा, 6 7 2 साल 6 7th वहां पढ़ा। पर नहीं, वहां गया तो मेरा दोबारा 5th में एडमिशन हुआ, क्योंकि मैं यहाँ से बिल्कुल जीरो था, डम था। तो मेरा इंटरव्यू हुआ तो मेरा दोबारा 5th में एडमिशन हुआ। तो 5th 6th 7th मैंने 3 साल वहां पढ़ा, 3 साल पढ़ा वहां पर। उसके बाद यहाँ जब 7th में देखा कि ज्यादा बिगड़ रहा है, घर वालों ने वापस मुझे दिल्ली बुला लिया। मैं जब दिल्ली आया तो मेरा एडमिशन गवर्नमेंट स्कूल में करा दिया। गवर्नमेंट स्कूल में कराया तो डायरेक्ट मुझे 8 ना करा के, क्योंकि मैं 9th का इंट्रो दिलवा, क्योंकि मेरा जो छोटा, मतलब हम लोग ट्विंस हैं, लेकिन जो मेरा छोटा भाई तो 9th स्टैंडर्ड में था उस वक्त, और मैं उससे क्लास पीछे चल रहा था। तो घर वालों ने कहा अच्छा ही लगेगा, बड़ा घर का लड़का है। तो उन्होंने कहा कि एक काम करते इसका 9th में करा के देखते हैं कि हो पाता नहीं कर। तो मेरा जब टेस्ट करवा, इंटरव्यू करा, तो मेरा क्लियर हो गया था। तो मैं डायरेक्ट मेरा 8th स्किप करके 9th में आ गया। अब गवर्नमेंट स्कूल में आने के बाद यार मेरी तो पूरी वैल्यू गिरा दी, क्योंकि जो लड़का डीएवी, तुम खुद सोचो, जो लड़का डीएवी में पढ़ रहा हूँ, इतने रेपुटेड स्कूल में, इतने अच्छे, और स्कूल उठाकर सीधा वहां वैसे लोग आते हो गवर्नमेंट में जो सिर्फ गाली गलौज करते हो, मारपीट करते हो, मतलब वैसे एनवायरमेंट डालना। तो पहले तो मैं थोड़ा बहुत डरा, क्योंकि उनके हिसाब से, क्योंकि नॉर्मली यहाँ जाट गुजर वगैरह रहते हैं, तो उनकी जो टोन होती है हमारे टोन से काफी अलग होती है। काफी अलग होती है भाई। तो वो मतलब दबा के रखते थे चीजों को। ऊपर से आप थे भी तो भाई नेपाल में, तो वहाँ की पूरी लैंग्वेज या वो थोड़ा ना एक्चुअली यूपी पूर्वांचल साइड आ जाता था। अच्छा। जो लैंग्वेज था मतलब थोड़ा पूर्वांचल साइड का आ जाता था, क्योंकि वहां से बिहार काफी रिलेटेबल है, कनेक्ट है। यानी कि जहाँ तक मैं कुछ लोगों को जानता हूँ जो उस साइड के हैं, बिहार साइड के, वो काफी एक सॉफ्ट हिंदी बोलते हैं। और एकदम से तुम ऐसे एरिया में आ गए, ऐसे स्कूल में आ गए जहाँ पे मतलब एकदम अलग ही तरह की लैंग्वेज देखने को मिल रही है। क्लास में मोस्टली मतलब जैसे कि 45 स्टूडेंट्स है ना, जिसमें कि 25 to 30 स्टूडेंट्स मतलब लोकल और दिल्ली और जाट गुजर ही थे, जिसकी वजह से मतलब जो पूरे क्लास का एनवायरनमेंट है ना, वो जाट गुजरों वाला था। मतलब कि क्या बात है भाई, कहाँ को जा रहा, किस है, तो ऐसी लैंग्वेज यूज होती थी, और हमें वो आती नहीं थी। और लेकिन ये था भाई, हमें क्रेज था, मतलब मेरे को क्रेज था कि मतलब नहीं भाई, उस लैंग्वेज माहौल में बैठना है, सीखना है उसको। हाँ। वो जो एटीट्यूड होता है, वो एटीट्यूड लाना है अपने अंदर, क्योंकि ऐसे दाल नहीं गलने वाली। तो भाई पढ़ाई में तो अच्छे थे नहीं, तो कोई टीचर यहाँ भी रिस्पेक्ट नहीं करता था, मेरी अटेंशन नहीं देता था। तो मैंने करा तो करा क्या जाए भाई, मेन रीजन तो ये होता है कि एट द एंड क्या करा जाए ऐसा कि लाइफ में तुम्हें भी लोग पूछे। तो एट द एंड शुरुआत ये हुई कि जोन था। देखो पता क्या होता है, अगर आपको गेम स्टार्ट करना है ना, तो भाई 4-5 फेज लेवल होते हैं। सबसे पहले होता है जोन, जोन के बाद आता है डिस्ट्रिक्ट, डिस्ट्रिक्ट के बाद आएगा स्टेट, स्टेट के बाद नेशनल, नेशनल के बाद इंटरनेशनल। ये फेज होता है। तो ये फेज आपने बताया। इससे पहले मैं जानना चाहूंगा कि ये स्पोर्ट्स का आपके दिमाग में आया कैसे, कहाँ से स्टार्ट हुई? भाई मेरे दिमाग में कुछ नहीं था कि मुझे स्पोर्ट्स करना है, क्लियर था मेरा फॉर लाइफ, क्योंकि कुछ पता हो तब तो। बस ये था कि भाई मेरी गॉड नेचुरली मेरी हाइट बहुत अच्छी थी, हाइट बहुत अच्छी। तो फिजिकल टीचर पीटीआई थे, कह रहे कि तो ऐसे पढ़ाई में अच्छा नहीं है, आजकल जोन खेलने चल रहे हैं। चलो भाई चलते हैं, जोन को रिप्रेजेंट करेंगे। तो उसने पूछा कि ये बता किस इवेंट में नाम लिखवा दो। मैंने कहा 100 मीटर में लिखवा दो, 100, और बाकी तुम्हारी जो मन करे उसमें लिखवा दो तुम। तो उन्होंने कहा कि 100 मीटर कॉम्पिटेट कर लेगा। मैंने कहा हाइट नहीं देख रहे, एटीट्यूड में। मैंने कहा सर आप मेरी हाइट नहीं देख रहे, 100 मीटर कौन सा भागना बड़ी बात है, ठीक है भाई। ये एटीट्यूड था भाई। फर्स्ट डे गए भाई कंपटीशन, जब ऑन द स्पॉट और ग्राउंड पे आए, अपनी अपनी लेन मिली हमें। तो भाई जैसी मतलब हार्ट बीट फास्ट हुई, मतलब क्या हो रहा है,
भाई नर्वस सा हो गया मैं, क्योंकि फर्स्ट टाइम था और सारे मेरे साथ जितने भी मेरे उसमें थे सारे प्रोफेशनल रनर्स, सबके पास स्पाइक्स थे, मतलब रनिंग स्पाइक्स अलग आते हैं, है ना। मेरे पास नॉर्मल स्कूल के शूज थे। मैंने कहा यार फिर मैंने कहा हटाओ, हाइट मेरी सबसे अच्छी है, एटीट्यूड था, एटीट्यूड, कॉन्फिडेंस था, ओवर कॉन्फिडेंस, मतलब ओवर, हाँ क्या भाई हाइट है मेरी और इनको तो मैं देख लूंगा, ये एक स्टेप रखेंगे, ये 2 स्टेप रखेंगे, मेरा 1 स्टेप काफी है, ये एटीट्यूड था। लेकिन उसके लिए भाई बॉडी में कैपेसिटी भी तो होनी चाहिए, प्रैक्टिस भी तो होनी चाहिए। यही प्रैक्टिस, वो कहते हैं ना प्रैक्टिस मेक मैन परफेक्ट, भाई वो सही कहावत है। ठीक है, तो क्या हुआ, जैसे सारे लाइन पे आए ऑन द स्पॉट, तो फिर क्या हुआ, फायरमैन ने फायर किया ऑन द, पहले होता है कि रेडी सेट एंड लास्ट फायर होता है, फायर में आपको निकलना होता है। भाई जैसी फायर का गन शॉट हुआ ना, वैसी जैसी मैं निकलने को हो रहा हूँ, एक तो होता है कि भाई वो मेरे लिए जो क्राउच स्टार्ट होता है ना, मेरे लिए न्यू था, क्योंकि हम तो ऐसे नॉर्मली हाफ स्टार्ट लेके भागते हैं, ये वो क्राउच स्टार्ट था, क्राउच में बॉडी पूरी डाउन रहती है आपकी, मुझे आइडिया था नहीं, मैं ऐसे पैर, एक तो मुझे लगा ऐसा, फिर मैं नॉर्मली उठा फिर भगा, जितनी देर में मैं उठ के भगा ना, उतनी देर में क्या कि भाई लोग 50 मीटर क्रॉस कर चुके थे और मैं सिर्फ 20 या 30 मीटर क्रॉस कर चुका था, और 30 मीटर बाद मेरी जान निकल गई पूरी, मतलब भागने की आगे हिम्मत है, बॉडी पूरी टाइट होगी, पूरी ऐसे ऐसे भाग रहा हूँ, कोई टाइट, मतलब ऐसा सीन था। भाई उस दिन घमंड टूट गया, जिसका मेडल आया था ना उसकी हाइट इतनी थी, मतलब मेरे से आधी। यानी कि जो पहला एक्सपीरियंस तुम्हारा रहा भाई वो खराब रहा। बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन फिर भी तुमने स्पोर्ट्स फील्ड को ही चूज किया, जबकि तुम फेल हो गए पहली बार में। तो जहां तक मैं समझ पा रहा हूँ कि जैसे तुम जोन में गए, वहां पर तुम नर्वस हो गया, जो भी रीजन था वहां पे नहीं कर पाए अपना बेस्ट, लेकिन फिर भी तुम आगे चल के भाई उस स्पोर्ट्स में गए, तो वो कैसे रहा भाई? कोच ने तुम्हें ट्रेन किया या फिर खुद ही कॉन्फिडेंस आ कि नहीं भाई मुझे करना है अब? कैसे, क्या क्या रहा, क्या कहानी है उसकी? भाई एक चीज है, देखो पता है, जितने भी अगर पब्लिक देख रही है या जो बच्चे मतलब आगे जाना चाहिए, देखो हम लोग क्या ना, रियल जो टीवी पर देखते हैं, ठीक है, और जो उसको रियल लाइफ में एज्यूम करना, भाई बहुत फर्क है, बहुत। हम लोग सोचते हैं टीवी में कोई रेस वगैरह होती है तो यार, जैसे मूवीज वगैरह, स्टूडेंट ऑफ द ईयर वगैरह देखा होगा आपने मूवीज, टाइगर श्रॉफ कितनी फास्ट कवर करता है ना, नॉर्मल सोच, भाई ऐसा नहीं है, सब फेक है, ठीक है, स्क्रिप्टेड होता है। वो एक मूवी है, रियल लाइफ और रियल लाइफ दोनों अलग होती है। क्या कि बिना प्रैक्टिस आप कुछ नहीं कर सकते। तो सीन क्या भाई, मैं बहुत डिमोटिवेट हो गया था, अब मैं घर जा रहा था उस दिन, तो कोच ने, जो मेरे स्कूल के फिजिकल टीचर थे, उन्होंने कहा कि कोई नहीं विशाल, एक बार ये तो ठीक है, अपार्ट फ्रॉम दैट आप ना ये ट्राई करो, आप हाई जंप ट्राई करो। तो मैंने कहा सर कोच साहब, मैंने कहा नहीं हो पाएगा मेरे से। कह रहा है कि यही तो दिक्कत है कि स्पोर्ट्समैन कभी हार नहीं मानते, एक ही तो कंपटीशन है, कोई बात नहीं, इस पर ट्राई कर देखते हैं, इंसान की कैपेबिलिटी कितनी है और किस फील्ड में है कोई कुछ नहीं जान सकता बिना कंपटीशन के। तो मैंने कहा ठीक है कोच साहब ने फोर्स किया, मैंने कहा चलो चलते। तो मैं गया भाई खुदा ना खास्ता भगवान की दुआ से मेरा आ गया सिल्वर मेडल हाई जंप में। हाई जंप में, यानी कि मैं सिंपल वर्ड्स में कहूँ, जो रेस थी, रेस के लिए तुम खुद ही कॉन्फिडेंट थे कि हाँ भाई इसमें तो मैं ले ही आऊंगा, उसमें तो नहीं हो पाया। लेकिन जो कोच, जो कि कहते हैं कि कोच को हमारी अंदर की जो भी शक्तियां है उसके बारे में काफी अच्छे से पता है, तो उन्होंने तुम्हें कहा कि सजेस्ट किया कि भाई तू हाई जंप में ट्राई कर, तो वो चीज काम की, सिल्वर मेडल आया, राइट। तो उसके बाद हाई जंप में कंटिन्यू किया या फिर से तुमने सोचा कि वापिस से मैं एथलीट्स में जाता हूँ, यानी कि रेस में जाता हूँ, ऐसा कुछ? भाई सीन क्या हुआ, जब हाई जंप में मेडल आना भाई, तो मेरे कोच ने ना वहां पर एक, उस ग्राउंड की ये बात है मयूर फेज 2 की, जो नीरव माता सामने है ना, वो स्टेडियम पहले मट्टी का ग्राउंड था वहां पर, आजकल में सिंथेटिक, यानी कि कच्चा ग्राउंड, रॉ ग्राउंड था, सिंथेटिक, सिंदर कहते हैं जैसे ग्राउंड, ठीक है, सिंदर ग्राउंड, हाँ सिंदर ग्राउंड कहते हैं, वैसा ग्राउंड था वहां पर। तो मेरे कोच ने ना सजेस्ट किया कि वहां पर एक कोच प्रैक्टिस कराते हैं, इनका नाम है रोहित, मेरे फर्स्ट कोच है वो, ठीक है। तो उन्होंने मेरे को मतलब उनके पास भेजा, और स्कूल से परमिशन भी दी हालांकि कि आप ना लंच के बाद प्रैक्टिस के लिए जा सकते हो स्टूडेंट। लेकिन भाई मेरे लिए क्या था कि मुझे मतलब कि अटेंशन मिलता नहीं था कहीं से, और फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ कि वो मेडल देने के बाद मुझे स्कूल में टेंशन मिल रहा है, हर जगह टेंशन मिल रहा है। तो मैंने उस चीज का, वो कहते हैं ना घमंड, हम लोग छोटे लोग हैं यार, छोटी छोटी खुशी में ना बहुत खुश हो जाते हैं, आपको छोटी छोटी चीजों में खुशियां ढूंढने, हाँ, और खुश हो जाते हैं उस चीज के लिए। तो भाई आया मेडल, मैं एकदम खुश, मैंने कहा नहीं स्कूल से परमिशन मिल चुकी है, ये वो दिस दैट। और भाई मैं क्या कर, लिटरली मेरे साथ, तब मैं 9th स्टैंडर्ड में था, 10th तक मेरे साथ सीन क्या चला भाई, जब तक नेक्स्ट जोन नहीं आया, मेरे को छुट्टी मिलती थी, मैं कभी घर आके सो जाता था, नहीं तो मैं चांदनी चौक में गुरुद्वारा में पूरा, मतलब मैंने वेस्ट किया पूरा वो, है ना। पहले पीरियड मतलब कि स्कूल में अगर हाफ डे मिला है, हाफ डे के बाद जाकर मैं पहले पीरियड में अटेंडेंस दे के निकल लेता था, कोई गवर्नमेंट स्कूल तो कोई बोलने वाला नहीं था। यानी कि जो टाइम आपको बीच में मिलता था, गैप मिलता था, ये मिलता था प्रैक्टिस के लिए, हाई जंप के लिए, राइट।
हाँ। ठीक है, लेकिन तुम मतलब कि उसमें एक कॉन्फिडेंस आ गया भाई मैं तो ऑलरेडी सिल्वर मेडल आ ही चुका है बिना प्रैक्टिस के, तो अब थोड़ा बहुत तो मैं कर ही रहा हूँ प्रैक्टिस, तो अब तो भाई गोल्ड तो अपना पक्का है। बिल्कुल नहीं कर रहा भाई प्रैक्टिस, तो बिल्कुल उसको कहता हूँ टाइम जो था ना उसको यूटिलाइज मैं घूमने में कर रहा हूँ, वंडरिंग हियर एंड देयर। हाँ, मतलब कभी लाल किला घूम रहे का भाई। अब सीन क्या होता है, ऐसे एक साल पूरा निकल जाता है, नेक्स्ट जोन आता है, नेक्स्ट जोन में भाई मेडल कहीं भी नहीं, दूर दूर तक मेडल नहीं है मेरा, ना मेरा स्प्रिंटिंग में मेडल है, ना मेरा लॉन्ग जंप में मेडल, ना मेरा हाई जंप में मेडल, कहीं मेडल नहीं है। मेरे जो कोच ने मुझे इतना सुनाया, इतना सुना, और उसके बाद जब कोच ने, जिस कोच के पास मुझे सजेस्ट किया था, उस कोच से जब उनकी मीटिंग हुई तो भाई उन्होंने कहा ये तो एक साल में एक भी बार नहीं आया मेरे पास, स्टेडियम ही नहीं आया। तो यानी कि तब आपकी जो चोरी है ये पकड़ी गई, वो पकड़ी गई। हो सकता है मैं गलत वर्ड यूज कर रहा हूँ, लेकिन मुझे यही वर्ड पता है कि काम चोरी कह लो या चोरी कह लो, भाई तो वो पकड़ी गई भाई काम चोरी में। तो उसके बाद उस टाइम कैसा फील हुआ, मतलब गुस्सा आया या फिर खुद को लेके बुरा लगा, क्या कैसा लगा? मैं शर्म से पानी पानी हो चुका था, क्योंकि जिस हिसाब से मुझे बीच में वहां लड़कियां भी हैं और लड़के पूरे ग्राउंड के सामने मुझे जो मतलब मेरी जो बेइज्जती की गई थी, ये तो लाइफ में कुछ नहीं कर सकता, नकारा है, ये है वो है, पढ़ाई में भी अच्छा नहीं है, तेरे बस की कुछ नहीं जिंदगी में, तो जिंदगी बस खड़ा रहेगा, तू मतलब लाइफ में कुछ अच्छी है, तू आने वाले टाइम पे बस कहीं ठेला लेके घूमेगा, मतलब इतनी गंदी तरह बेइज्जती कर दी, तेरे बस की कुछ नहीं करना। भाई दिल पे लग गई वो बात, मैंने कहा यार वो भी सबके सामने, लड़कियां वड़कियां सब थी वहां पर यार, बहुत गंदा फील हुआ। एक दो दिन मैं बहुत डिप्रेशन में रहा, गुस्सा रहा भाई, गुस्सा इसलिए रहा कि पीटीआई की हिम्मत कैसे होगी बोलने की है, मेरे को घर से कमा के दे रहा, क्या मुझे खिला रहा है जो इतना बोल रहा हो, ये थी भाई माइंड में। 2 दिन बाद मैंने अपना एक दोस्त है मेरा, उससे मैंने शेयर करी, मैंने यार देख पता इसकी इतनी औकात, इतना बोल जाएगा मेरे से, ये था। फिर उसने मेरे को समझा कि बेटा कोई भी तेरे फ्यूचर बनाने के लिए तेरे को बोलता है, मेरे को वो बात लगी। फिर मैंने क्या किया भाई, मेरे को फिर वो हाफ डे था ना वो बंद हो गया था मिलना भाई, हाफ डे नहीं मिलता था मुझे स्कूल से, फिर क्योंकि मेडल दिया नहीं मैंने, मेडल तो फिर सीन क्या हुआ, फिर तब भी मेरी अटेंडेंस लगी, चलने लगे, मैं फर्स्ट पीरियड के बाद निकल जाता था स्कूल से और डायरेक्ट घर जाके सोता था। सोने के बाद 2 घंटे रेस्ट के बाद सीधा 3-4 जैसी बसते थे, पापा की उस वक्त लंबी बड़ी वाली साइकिल होती है, वो साइकिल हुआ एटलस की भाई साइकिल थी, साइकिल पर पापा कहता पापा पैदल जाओ जॉब पे और मैं जा रहा हूँ साइकिल लेके। अच्छा, एक और रेफरेंस में लेना चाहूंगा, ये सब है जब तुम 9th क्लास में थे आई थिंक। हाँ, ये कब की बात होंगी, लगभग 2013 की बात है भाई, 2013 की बात है। ठीक है, तो 2013 में आपके पापा के पास वो एटलस की साइकिल थी और वो लेके तुम निकल जाते थे प्रैक्टिस करने। हाँ, प्रैक्टिस के लिए भाई। उस वक्त था कि ड्रेसिंग सेंस भी नहीं थी, पैंट नीचे चूरी है, पैंट को ऐसे पकड़ के और भाई चला रहे हैं साइकिल और जा रहे हैं, ये हिसाब किताब था। क्योंकि काठमांडू से यहाँ आया क्योंकि मुझे ड्रेसिंग सेंस था नहीं, ठीक है, इतनी बड़ी बड़ी पैंटें होती थी, मम्मी तेल ऐसे लगा देती थी, बाल चिपका के, बाल, हाँ सरसों का तेल हमारे मैंडेटरी होता था, ऐसा लगा के ये ऐसी मांग फाड़ कर, और भाई कहते तू जा, पूरा ऐसी चेहरा एकदम ब्लैक होता था, ऊपर से वो तेल वगैरह धूल मिट्टी चिपकती तो और भाई सब मजाक भी उड़ाते थे उस वक्त, कह रहे ये इसको पहनने का सेंस नहीं है, ये है वो है, कलर शेविंग, बॉडी शेविंग करते थे, सब चीज करते थे लोग। मैंने कहा हटा। उस वक्त एक चीज थी, जब वो डांट पड़ गई थी, तो एक चीज थी कि लाइफ में अगर मैं कुछ बन गया ना, जो इज्जत मुझे 1 साल पहले मिली थी वो आगे कंटिन्यू हो सकती है। तो फिर मैं गया उस कोच के पास, मैंने रिक्वेस्ट की, मैंने कहा सर आपसे मैं कंटिन्यू करूंगा, ठीक। तो उसने क्या किया भाई, फर्स्ट डे जब मैं गया उसने कहा कि जाके 20 मिनट्स रनिंग कर लो। मैंने कहा ठीक है यार, बॉडी वार्म अप हो जाएगी, उसके बाद करवाएगा मुझे जंप वंप की प्रैक्टिस। तो भाई चलता गया से उसने फिर सीधा कहा 100 मीटर पे उतार दिया मेरे को, 100 मीटर ट्रैक पे। भाई सीन क्या हुआ भाई, ऐसा चलता रहा 6 महीने तक, कहीं मेडल नहीं आया भाई, कहीं मेडल नहीं आया। उसके बाद आया 6 महीने के बाद सीन क्या हुआ भाई, मेरे को कहीं मेडल लिया, तो मैंने कहा कोच साहब कहीं मेडल नहीं आ रहा। फिर उसने मेरे को उतारा 200 पे। 200 पे के लिए भाई पता क्या होता है, स्टार्ट अगर आपने एक बार जब फायर होता है, जब स्टार्ट लेते हो आप, तो स्टार्ट को ना आपको पुश करना होता है, जितना पुश कर सकते हो शुरुआत हाँ, मतलब जितना आप पुश करते हो ना वो मतलब एक बार रेस, कहने मतलब हिंदी में कर रहा हूँ, एक बार रेस उठ गई ना भाई, क्योंकि वो कर्व से स्टार्ट होती है, अगर कर्व उठा दिया आपने, वो कर्व उठी जाती है बॉडी की, तो मतलब फिर गिरने का चांसेस नहीं है। मतलब कहते हैं बुलेट से एक बार फायर निकली तो सीधा फायर ही होती है, स्पीड, एक मोमेंटम बन जाता है, हाँ वो करनी। तो भाई मेरे अंदर क्या था कि मेरे अंदर स्पीड नहीं थी भाई, ठीक है ना, मेरा स्टार्ट उतना अच्छा था क्योंकि मेरी हाइट थी वह, तो अब स्टार्ट उतना अच्छा मैं ले नहीं पाता था। तो भाई 200 मीटर भी कहीं मेडल आते थे, मतलब 90 में से 10% मेडल आते थे और बाकी 90% नहीं आते थे, 80% नहीं आते थे, ये सीन होता था भाई। फिर मैंने कोच साहब से कहा, ऐसे निकल गया मेरा 1.5-2 साल, मतलब मान के चलो तब मेरी 12th हो चुकी थी, ठीक है, कहीं कोई मेडल नहीं भाई, 12th तक 9th से 12th में आगे 3 साल लगभग हो चुके हैं, कहीं कोई मेडल नहीं भाई,
कोई मेडल नहीं, क्योंकि एक 9th to 10th तो एक साल मैंने ऐसे वेस्ट कर दिया। 10th में सीरियस हुआ तो 11th 12th 2 साल मेरे इसी में निकल गए, है ना। 2 साल निकल, 12th तक कहीं मेडल नहीं भाई। 12th का जब फाइनल और उसके बाद एग्जाम भी आ गए थे बोर्ड के, ठीक है भाई, तो उसमें भी बीच में गैप हुआ मेरा, तो भाई कहीं मेडल, छोटे मोटे मेडल आते थे, ठीक है। तो फाइनली मेरा फिर कॉलेज में एडमिशन, मैंने कोच से पूछा, मैंने कोच साहब 12th तो हो गया, करना क्या है। तो कोच साहब ने कहा कि देख बेटा, गेम लाइफ में किसी के पास नहीं रहता, जब मेरे पास जिंदगी में नहीं रहा तो मैं उम्मीद नहीं करता किसी के पास रहे। मतलब होता है 90-10% की लोग सर्वाइव करते हैं, बेसिकली इससे अच्छा कि तो स्पोर्ट्स से रिलेटेड एजुकेशन भी ले। भाई वहां से मेरा टाइम पीरियड था, फिर उन्होंने मेरा एडमिशन करवाया बीएससी फिजिकल एजुकेशन, एमएमएस कॉलेज गाजियाबाद भाई। तो उन्होंने कहा कि बेटा जब हम खेल रहे हैं, हमारी बॉडी के अंदर क्या चीज है, क्या कमी है, तो पढ़ना भी जरूरी है। और ये भी चीज अच्छी कि हम जो कर रहे हैं अपनी लाइफ में तो पढ़ भी लेंगे, थोड़ा इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट भी, क्योंकि बीए करके मुझे कोई बेनिफिट समझ नहीं आ रहा था, ठीक है। तो मैंने क्या किया भाई, मैंने कहा पढ़ा चलो। फिर अब 12th में एडमिशन, सॉरी कॉलेज में एडमिशन के लिए स्पोर्ट्स कोटा चाहिए भाई। तो भाई उस वक्त मेरे स्पोर्ट, मुझे रियलाइज हुआ कि मैं छोटे मोटे जितनी जगह खेला था ना, डिस्ट्रिक्ट वगैरह ऐसा चीज, भाई वहां पर उसके पॉइंट्स मिलते हैं भाई, उसके पॉइंट्स मिलते हैं 3 नंबर 5 नंबर ऐसे मिलते हैं। यहाँ पे स्टेट खेले हो तो आपको 10, स्टेट खेले तो 5 नंबर, नेशनल खेले तो 10 नंबर, डिस्ट्रिक्ट खेले तो 3 नंबर, ऐसे मिलते हैं आपको, है ना, नंबर ऐड होते हैं। तो भाई ये जो नंबर हैं, जो पॉइंट्स बता रहे, कहाँ काम आते हैं, कहाँ पर इनको यूज कर सकते हैं? कोटे भाई, स्पोर्ट्स कोटा जो लगता है हमारा, कोटा आपका लगेगा, वो एडमिशन के टाइम पे काम आता है, ठीक है भाई। मेरा जैसे तैसे करके एडमिशन हो गया, ठीक है। तो इस बारे में तुम अवेयर नहीं थे कि भाई मैं जहां पर भी खेल रहा हूँ उसके पॉइंट्स कुछ ना कुछ मेरे काउंट हो रहे हैं, वहां जाके पता लगा? एग्जैक्टली भाई, वहां जाके पता चला, कोच साहब ने बताया कि ऐसे ऐसे, कोच साहब ने एडमिशन कराया मेरे, रोहित नाम था उनका। तो मैंने कहा ठीक है। तो बेसिकली जो ये है ना, तो मेरा एडमिशन, उस तब मुझे वैल्यू समझ में आई कि भाई खेल के भी ऐसे नंबर मिल सकते हैं, ठीक है भाई। और क्या था, मैंने कोच साहब से बोला, मैंने कोच साहब वो गवर्नमेंट कॉलेज, भाई मुझे गवर्नमेंट कॉलेज से ही करना था, एमएमएस कॉलेज गवर्नमेंट कॉलेज है भाई, सीसीएस का, ठीक है। तो भाई मेरा कोच साहब ने, मैंने कहा कोच साहब मैं रेगुलर जा नहीं पाऊंगा। कह रहा है कि किसने कही है रेगुलर जाने के लिए, तेरे में दम है ना, तू साल का एक मेडल दे कॉलेज में, मैं तेरी अटेंडेंस माफ कराऊंगा। ठीक है भाई, वो सब ठीक, क्या दिक्कत है भाई, जी तोड़। फिर तो भाई बंदा पूरा सीरियस हो गया मैं, भाई 2 साल लगे मुझे, मतलब 2 साल लगे, फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर, हर साल मेडल, कॉलेज के जो भी गेम्स होते उसमें मेडल आता था मेरा, ठीक है। फिर मैं धीरे धीरे 400 मीटर, मतलब जब कॉलेज में आया मैं 400 मीटर पे स्विच हो चुका था, और 400 मीटर के भगवान के दुआ से मेरी पर्सनल बेस्ट, मैं टाइम बता दूं आपको, मेरी जो ऑन रिकॉर्डेड है हैंड वॉच, वो मैं लगा रखी है 48.94 सेकंड, हाँ 48 सेकंड .94 माइक्रो सेकंड मेरी पर्सनल बेस्ट है, ठीक है। 500 मीटर की जो मेरी बेस्ट टाइमिंग है, हालांकि वो प्रैक्टिस सेशन के लिए यूज होता है, लेकिन 500 मीटर मैंने जो लगा रखी है, वो लगा रखी है मैंने आपका 1 मिनट 3 माइक्रो सेकंड, एक टीम की लगा सकती है भाई, सॉरी 3 सेकंड 1.3 सेकंड, ठीक है। तो ये मैं लगा रखी है मैंने। तो भाई सब अच्छा चलता रहा, तो मेरा कोच, फिर धीरे धीरे मेरी हाइट बहुत अच्छी थी, और दूसरा जब मैं भागता था मेरे स्टेप बहुत प्यारे चलते थे भाई, बहुत प्यारे। तो धीरे धीरे वो सफर, जो जर्नी है ना, वो जर्नी ऐसे स्टार्ट होते होते मेडल आते गए, धीरे धीरे मेरा एडमिशन, मतलब मेरा जो रेफरेंस के थ्रू मेरा एडमिशन हुआ, सॉरी मेरे को भेजा गया साई में। साई मतलब? साई मतलब स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया, ये गवर्नमेंट की स्कीम है। अच्छा, क्या होता क्या है इसमें? भाई इसमें क्या है कि आप साई में एक बार चले जाते हो ना, तो साई आपको अकोमोडेशन की फैसिलिटी देगी, ठीक है, आपको कोच प्रोवाइड कराएगी, आपकी डाइट फैसिलिटी देगी, ठीक है। उसके बाद आपको जितने भी मतलब जगह कंपटीशन खेलने जाओगे, ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी, रेसिडेंशियल फैसिलिटी, सब कुछ प्रोवाइड कराती है आपको। तो यहाँ से भाई तुमने बताया कि ऐसे तुम्हारी स्पोर्ट्स में एंट्री हुई, हाँ। फिर कैसे कैसे जोन में, फिर स्कूल में, फिर कॉलेज एडमिशन, यानी कि स्पोर्ट्स के बेसिस पर ही तुम गए। कैसे बीच में तुमने स्पोर्ट चेंज किया? पहले रनिंग में थे तुम, मेरे पास इसका प्रॉपर वर्ड तो मेरे पास नहीं है, पहले रनिंग में थे, हाँ। उसके बाद तुम हाई जंप में गए, देन आफ्टर वापस से रनिंग में गए, स्प्रिंटिंग में गए तुम, राइट? तो ऐसे तुम्हारी बिगिनिंग हुई। तो इसी बीच में ना, जब हम अब स्पोर्ट्स से पहले हो सकता है भाई लाइफ के तुम्हारे अलग गोल हो, लाइफ एक अलग तरीके से चल रही हो, उसके बाद में अलग तरीके से, तो क्या एग्जैक्टली चेंज आया लाइफ में, लाइफ जीने के तरीके में, और लाइफ के जो गोल्स होते हैं उनमें क्या चेंज आया स्पोर्ट्स के एंटर होने के बाद? भाई देखो ये बताऊं, स्पेशली मैं बताऊं, इसकी स्पेशली को सबसे बड़ी चीज पता है क्या, मुझे क्या डिफरेंस मिला भाई, लोगों का व्यवहार मेरे प्रति। जो लोग मुझे कहते हैं वे जा यहाँ से ये कर ले, जो लोग मुझसे ऐसे बात करते थे, उन लोगों का व्यवहार आज की डेट में मेरे पास, और विशाल कैसे हुआ,
क्या चल रहा लाइफ में। उनको यानी कि समझ में आया कि हाँ भाई विशाल भी कुछ कर सकता है, ये भी कुछ मतलब कि दम रखता है, ऐसा ही नहीं है कि बस यहाँ ऐसे आ रहा है स्कूल में कुछ भी कर रहा है। जब भाई मैंने साइन ज्वाइन किया था ना, स्पेशली जिन्हें पता है, मतलब जो भी मेरे फैमिली रिलेटिव्स वगैरह है, ठीक है, तो मैं आपको बता दूं, मेरे पापा की ना फ्रूट्स की शॉप है ना, फ्रूट शॉपकीपर है। तो मतलब ये कहता है अरे फल वाला का लड़का है, फल वाला लड़का, ये सब चीजें होती थी सब चीजें, ठीक है। तो बड़ा मुझे बुरा लगता था, मतलब यार जैसे बिजनेस ही तो है भाई, और बिजनेस यार छोटा हो चाहे बड़ा हो, है ना, है तो अपना ना, है अपना, किसी के अंडर में तो नहीं करना पड़ रहा। बिल्कुल। लेकिन भाई लगता था कि हाँ भाई, मतलब लोग देखते उसमें मेंटली जज करते थे, मतलब यार ये तो नीची, मतलब लोग मिडिल बहुत लोअर फैमिली से है, ये है वगैरह वगैरह है। मतलब तो मैं ये कहूंगा कि हमारी जो इंडियन सोसाइटी है, हाँ, वो मतलब इन सब चीजों को, जो एक छोटे बिजनेसेस होते हैं, जो मैं कहूंगा एसएमई जो होते हैं, स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइज या फिर बिजनेस होते हैं, उनको एक अलग नजरिए से देखते हैं कि भाई ये अगर है तो ये गरीब ही है, इसलिए काम गरीब ही है। लेकिन कहीं ना कहीं मैं कहूंगा, मेरे को ऐसा पर्सनल लगता है, क्योंकि मैं यार ऑलरेडी मैं एक कॉमर्स का स्टूडेंट हूँ, तो मुझे इस बारे में थोड़ा सा पता है, कुछ पर्सनल एक्सपीरियंसेस भी है मेरे, कि भाई ऐसा नहीं कि वो गरीब ही हूँ, ठीक है ना, वो टैलेंट की बात होती है, तुम उसी से काफी अच्छा पैसा भी कमा सकते हो, एक अच्छा स्टेटस मेंटेन जरूर कर सकते हो, सारी नीड्स पूरी करते हैं यार। भाई देखो, पता है एक चीज मैं आपको शेयर करना चाहूंगा, जब मैं इस फील्ड में आया ना भाई, तो होता ना जैसे कि लोग उस एज में क्या होता है, जब एज ही कहती है 12-15 साल की एज होगी, उस एज में क्या था कि लोग ना महंगे महंगे जूते पहनने, 600 रुपए की 800 रुपए के स्पाइक्स आते थे सेगा के। तो भाई मैंने कहा कि मैं घर पे गया, मैंने कहा मम्मी मुझे ऐसे स्पाइक्स चाहिए। मम्मी ने मुझे बहुत सुनाया, इनफैक्ट पापा ने बहुत सुनाया, ठीक है, मुझे नहीं दिए पैसे भाई। तो जो भी स्कूल के जूते होते थे 100-200-300 रुपए वाले जो आते थे गोल्ड स्टार वगैरह, वो पहन के भाई रनिंग करता था मैं। गोल्ड स्टार के जूते भाई मुझे भी याद है, हम स्कूल में पढ़ते थे, व्हाइट शूज जो होते थे ना हमारे, वो हमेशा गोल्ड स्टार के ही होते थे। ये बात 10 तक तो मुझे याद है, उसके बाद भी होंगे, बट मुझे 10 तक तो कंफर्म याद है। भाई फिर सीन क्या होता कि देखो, ये वही माँ, डिफरेंस बताता हूँ मैं आपको, ये वही माँ बाप थे मेरे जो मुझे 200 या 300 रुपए 600 रुपए दे नहीं रहे थे स्पाइक्स के लिए। लेकिन भाई इन फ्यूचर यही वो मेरे माता पिता थे जिन्होंने मेरे को उस वक्त जो शूज आते ना भाई, जब आप अच्छे लेवल में परफॉर्म करते, जो आपको स्पाइक्स वगैरह नीड होंगी, वो भाई स्पाइक्स नहीं भी तो 15,000 20,000 25,000 ऐसे ऐसे स्पाइक्स आते हैं। तो भाई मुझे ना नाइकी के स्पाइक्स चाहिए थे, नाइकी के, और वो यहाँ नहीं अवेलेबल है, आउट ऑफ कंट्री से मंगाने पड़ते हैं, इंपोर्ट करना पड़ते हैं। अप्रोक्स मेरे जो मंगाया था मैंने, मैं रिवील नहीं करूंगा नाम, नाइकी का स्पाइक्स था, वो मॉडल नहीं बताऊंगा मैं, ठीक है, वो था अप्रोक्स 25,000 के आसपास। यानी कि वही घर वाले जो 500-600 रुपए देने में थोड़ा सा हेजिटेट करे, हाँ। क्योंकि कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि उनको लगता नहीं था कि भाई ये बोल तो रहा है लेकिन क्या ये सही में करेगा, हाँ। लेकिन जब मतलब एक रिप्रेजेंट कर चुके हो तुम, हाँ। एक कुछ मेडल आ चुके, कुछ नाम हो गया थोड़ा, तब उनको भी लग रहा है कि हाँ भाई विशाल में दम तो है, ये ऐसे ही नहीं कह रहा है, तब वो भी यानी कि एक फैमिली सपोर्ट तुम्हें वहां से मिलना स्टार्ट हुआ। जैसे भाई मैं इंडिया गेम सॉरी, जैसे मैं साई में गया, वह साई में ना मेरा साई का जो वो था सेंटर था, वो था मेरा जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम, दिल्ली है ना, जेएलएन स्टेडियम। हाँ, जेएलएन स्टेडियम। अरे भाई एक बात मैं बताऊं, हाँ। जेएलएन स्टेडियम है ना, उसके पास एक कॉलेज है, दयाल सिंह कॉलेज, नाम सुना है? हाँ मैंने सुना है, मैं उसी का स्टूडेंट हूँ। अरे दयाल सिंह कॉलेज मैंने 3 साल बिताए हैं। अच्छा। मैं 2018 का मेरा बैच था। अच्छा बाय द वे तुम जेएलएन स्टेडियम में कब से आने लगे हो? मेरा था 2017 से मैं जेएलएन स्टेडियम में था, 17 से 20 तक था मैं, क्योंकि 20 में लॉकडाउन हो गया था, लॉकडाउन में मैं घर आ गया था। इसका मतलब जब आप थे वहां पर तब मैं स्टेडियम में ही था। मैं भी आया 2018 में तो ऑब्वियसली कॉलेज में था, फिर 2019 में भी कॉलेज में था, 20 की स्टार्टिंग में आई थिंक फेब में कोविड की जो वेव है वो स्टार्ट हो गई, exactly. उसके बाद मैं भी घर आ गया। मार्च, फेब में नहीं, मार्च, फेब के लास्ट या मार्च की स्टार्टिंग में, मार्च में था, क्योंकि मेरे को याद है मेरा कॉम्पिटिशन था, फेडरेशन था मेरा, जिसके लिए मैं बहुत पूरी तरीके से प्रिपेयर था भाई। वो जो सिचुएशन थी ना मेरे साथ, जैसे लॉकडाउन मेरे साथ भाई बहुत गलत हुआ। अच्छा भाई विशाल, होता क्या है कि काफी लोग होते हैं, ज्यादातर लोग जो होते हैं ना, स्टार्टिंग में उन्हें प्रैक्टिस के लिए स्टेडियम की फील नहीं मिलती है, राइट? आई एम श्योर कि तुम तो स्टार्टिंग से ही एक स्टेडियम में ही प्रैक्टिस की है, तो मतलब क्या फर्क होता है तुम्हारे हिसाब से एक बंदा जो कि प्लेन ग्राउंड में या फिर कहीं पर भी दौड़ रहा है, प्रैक्टिस कर रहा है, और एक स्टेडियम में प्रैक्टिस, क्या डिफरेंस होता है मेनली? क्या क्या हमें मैं कहूँगा प्लस पॉइंट्स होते हैं स्टेडियम में प्रैक्टिस करने के? बिल्कुल देखो भाई क्या होता है, जैसे कि आप अगर स्टेडियम में प्रैक्टिस करते हो ना, तो जो प्रॉपर मेजरमेंट ट्रैक है वो आपको वहां पर पड़ा। जैसे कि देखो अभी हमारे साथ सीन क्या होता था, जैसे हम लोग प्रैक्टिस करते थे तो लोग पलवल से, गांव से, हरियाणा से तो लोग आते थे, तो कहते थे, मैंने पूछा कि बेटा जैसे कि क्या कर आपने, क्या आपका गेम वगैरह है,
जैसे कि मैंने आपको बताया स्टार्टिंग मेरी 100 मीटर से हुई थी, तो ऑब्वियसली क्या होता है कि जर्नी 100 मीटर से लोग स्टार्ट करते हैं। जो लोग देखते हैं ना स्प्रिंटिंग, हर लाइफ में हर एक चीज ना शॉर्ट तरीके से पाना में बहुत अच्छा लगता है। यानी कि स्प्रिंटिंग का नाम आता है तो सीधा 100 मीटर ही दिमाग में आता है। एग्जैक्टली। तो भाई आते वो लोग जो आते, अगर प्रॉपर ट्रैक, जैसे कि आप गांव वगैरह में खेत वगैरह में प्रैक्टिस करते हो, तो सीन क्या होता है ना कि आपको प्रॉपर मेजरमेंट ट्रैक नहीं मिलता, आपको नहीं पता कि 100 मीटर कहां से कहां तक है, और आप टाइमिंग नोट कर लेते हो, तो आपके माइंड में इल्यूजन हो जाता है। क्या? तो वो टाइमिंग क्या आती है? 8.46, 8 सेकेंड, 7 सेकेंड। और हालांकि मैं आपको बता दूं 100 मीटर का जो वर्ल्ड रिकॉर्ड है, जो हुसैन बोल्ट के नाम है आज तक, वो है 9.58, मतलब 9 सेकेंड 0.58 माइक्रो सेकेंड, जिसकी किसी ने तोड़ा ब्रेक नहीं किया अभी तक। यानी कि जब हम एक अनऑफिशियल ग्राउंड में कहूंगा सिंपल वर्ड्स में, ऐसे किसी ग्राउंड में हम करते हैं जो प्रॉपरली उस तरह से मेंटेन नहीं जैसा होना चाहिए जैसे हमारे प्रोफेशनल ग्राउंड्स होते हैं, तो वहां पे तो हमें लगता है कि भाई यहाँ पे तो मैं बहुत अच्छा कर रहा हूँ, तो ऑब्वियसली वहां तो मैं उड़ा दूंगा। तो ये एक मिथ होता है, एक भ्रम होता है हमारे दिमाग में, जो कि स्टेडियम में आके ब्रेक हो जाता है। वहां पे आके पता लगता है कि हम असलियत में कितना कर पा रहे। यानी कि सिंपल वर्ड्स में कहूँ, अगर भाई तुम्हें अपना कैलिबर जानना है कि असलियत में तुम कहाँ स्टैंड करते हो, तो भाई स्टेडियम में आके प्रैक्टिस करो, राइट। दूसरा चीज क्या होता है, आप खेत में प्रैक्टिस कर रहे हो तो आपके पास क्या सीधा है, रोड है, सरफेस, मेन बात है सरफेस का फर्क। दूसरा, जिस हिसाब से टेक्निकल आप स्ट्रेट भाग रहे हो क्या, लेकिन स्टेडियम क्या है कि जो 400 मीटर पूरा कर्व होता है, वो बीच में आपको कर्व लेना है, ठीक है, फिर स्ट्रेट जाना है, फिर कर्व लेना, फिर स्ट्रेट से फिनिश करना है। तो आपको प्रॉपर ट्रैक मेजरमेंट, प्रॉपर एंगल, आपको मूव शिफ्ट होना है ना, तो उसमें बहुत बड़ा रोल होता है, ठीक है। तो इंसान वहां पर जो आता है, तो रियलिटी, जो लड़का मान के चलो 400 मीटर बाहर खेतों में वो 1 मिनट मतलब 55 सेकंड या 54 सेकंड की लगा रहा है, वो वहां पर नहीं भी तो 1:10 या 1:15 की लगाएगा। ये तो बात हो गई स्टेडियम के डिफरेंस की। उसके बाद एक डिफरेंस और आता है कि स्टार्टिंग में तो हमारे पास कोई कोच या फिर कोई पर्सनल मेंटर मैं कहूंगा वो हमारे पास नहीं होता है। फिर जैसे हम स्टेडियम से जुड़ते हैं या फिर हम अच्छा परफॉर्म करने लगते हैं, हम जब मतलब लोगों को हम दिखने लगते हैं, नजर आने लगते हैं, तो हमें कोचेस अलॉट हो जाते हैं। तो एक कोच के अंडर प्रैक्टिस करने में और एक वैसे ही बिना कोच के या फिर कम सपोर्ट के प्रैक्टिस करने में क्या अंतर है? एक कोच मतलब क्या इंपॉर्टेंस होती है कोच की? देखो भाई, मेरे हिसाब से कोच का बहुत बड़ा रोल होता है। जैसे कि मैं आपको बताऊं, जैसे कि रोहित सर थे जो मेरे फर्स्ट कोच थे, ठीक है, हालांकि उन्हें भी अच्छी नॉलेज थी, लेकिन देखो क्या होता है ना कि जैसे ही आप अपनी लेवल को आप करते हो और अच्छे लेवल पे जाते हो, देखो हम जब थे ना तो हम स्पीड स्प्रिंटिंग में ना सेशन होते हैं, ऑफ सीजन, मिड सेशन और आपका स्पीड सेशन, ठीक है, 3 सेशन होता है। मुझे हकीकत जब मैं रोहित सर के पास, मुझे इन 3 सेशन के बारे में पता नहीं था। हम लोग 12 मंथ्स अपना 24 मंथ्स हम लोग मतलब पूरी साल हम लोग स्पाइक्स यूज करते थे, हालांकि यूज नहीं करना चाहिए, वो आपके आने वाले टाइम पे आपके बॉडी को ब्लॉक कर देता है, ठीक है। तो क्या होता है कि हमेशा क्या होता है कि ऑफ सीजन से स्टार्ट में, ऑफ सीजन में क्या होता है, ऑफ सीजन में जो हम करेंगे ना प्रैक्टिस, उसमें क्या होता है रेपिटेशंस बहुत ज्यादा होती हैं, लेकिन स्पीड्स मैटर नहीं करती। लेकिन वो जो रेपिटेशंस हम लगाते हैं वो लगाते हैं शूज में, है ना। ये सब चीजें अब कोचेस हैं तभी तो हमें पता चला कि भाई ऑफ सेशन भी होता है, मिड सेशन भी होता है, और आपका यहाँ पे स्पीड सेशन भी होता है, ठीक है। क्योंकि आपको अगर सपोज मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ, जिसकी आपकी मेरी बॉडी है, मेरी बॉडी में स्पीड काफी अच्छी है, लेकिन मेरी बॉडी में स्ट्रेंथ नहीं है, मेरी बॉडी में एंड्योरेंस नहीं है, लेकिन मैं स्ट्रीट, अगर मेरे को कोच नहीं तो मैं क्या कर रहा हूँ, मैं यूट्यूब से कहीं से वीडियो देख रहा हूँ, मैं ओनली स्पीड पे मेरी जो चीज अच्छी उसी पे वर्क कर रहा हूँ। दूसरी बात क्या, अगर हम यूट्यूब की हेल्प ले रहे हैं या फिर लोकली किसी से पूछ रहे हैं, तो हर किसी की अपनी अलग राय होती है, अलग सजेशन होते हैं, तो ऐसे तो अगर हम करेंगे तो प्रॉपरली आई थिंक हम उसमें बढ़ ही नहीं पाएंगे। देखो भाई, यूट्यूब ऐसा है क्या है कि देखो मैं ऐसा नहीं कर रहा कि यूट्यूब में बहुत, लेकिन 90% या 80% में कहूँ ना, लोग ना अपने व्यूज के चलते में यार लोगों को कुछ भी बोल देते हैं। तो वो सीन ऐसा होता है ना कि अब देखो यूट्यूब पे आप सपोज कि मुझे कैसे फाइंड करूंगा कि मेरे में किस चीज की कमी है ना। मैं स्पीड कर रहा हूँ, अब सपोज करो एक होता भाई टेक्निक बात करें तो, अब एक होता भागने का स्टाइल, हाँ पोस्चर, अब मैं एक ऐसे भाग रहा हूँ, मेरी ज्यादा एनर्जी लगेगी कि मेरी जो विंड आएगी सामने भागने की वो इसको ब्लॉक करेगी, है ना। और जो सही पोस्चर होता है वो ये होता है शोल्डर ये चलता है ना, ये शोल्डर चला। तो भाई जैसे तुम प्रोफेशनल कोच के पास जाओगे ना करने, तुम्हारे वो पोस्चर पे ध्यान देगा, तुम्हारी डाइट पे ध्यान देगा, तुम्हारे टेक्निकल वर्कआउट पे ध्यान देगा। तुम्हें लगता है वो क्या करेगा, पहले ऑफ सेशन में जाएगा, ऑफ सेशन में तुम्हारे पर बॉडी पे लोड डालेगा, उस लोड को कन्वर्ट करेगा मिड सेशन में एक्सप्लोजिव में, और जैसे स्पीड सेशन आएगा वो एक्सप्लोजिव, स्पीड प्लस एक्सप्लोजिव उसमें कन्वर्ट कर देगा। यानी कि कोच आने से बेसिक फायदा जो होता है वो ये होता है कि
कोच जो है आपको एक तो पर्सनली आपकी जो गलतियां होती है वो सुधारता है, और जो एफिशिएंसी होती है वो हमारी बढ़ जाती है कोच के आने मतलब से। ये होता है कि रगड़ा नहीं करना पड़ेगा आपको, टेक्निकल चलना पड़ेगा और आपका जो एनर्जी कम लगेगी, ठीक है, और आपका रिजल्ट अच्छा है। इसी के साथ साथ जैसे भाई तुमने बताया, तुमने स्कूल से स्टार्ट किया, फिर ब्लॉक से, फिर आगे अलग अलग लेवल पे गए, तो ऐसे में गवर्नमेंट का एक बहुत ही बड़ा एक रोल होता है, बहुत ही यूनिक एक रोल होता है। तो गवर्नमेंट कैसे कैसे सपोर्ट करती है, क्या क्या उनकी कुछ प्लानिंग्स होती हैं, मतलब एग्जैक्टली क्या होता है, इस बारे में थोड़ा डिस्कस करोगे? जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया कि मैं साई में था। साई एक तरीके से गवर्नमेंट स्कीम है, लेकिन मैं साई के अंदर खेलो इंडिया में था। मैं खेलो इंडिया की वजह से साई में गया। खेलो इंडिया मूवमेंट? हाँ, खेलो इंडिया मूवमेंट। खेलो इंडिया मूवमेंट जो है, मैं आपको खेलो इंडिया को अवेयर कर दूं। खेलो इंडिया मूवमेंट 2018 में लॉन्च हुआ था, जिसको हमारे मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर्स नरेंद्र मोदी जी ने किया था, है ना। और जब ये लॉन्च हुआ था, तो इस लॉन्च में क्या होता है कि पर कैंडिडेट को 5 लाख रुपीज एनुअली उनके ऊपर इन्वेस्ट होता है। अब ये नहीं, हालांकि ये नहीं कि आपके अकाउंट में इन्वेस्ट होता, नहीं। उसमें क्या चीज होती है, 5 लाख रुपीज में आपको एकोमोडेशन फैसिलिटी मिलती है, आपको डाइट फैसिलिटी मिलती है, आपको ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी मिलती है, आपको मेडिकल फैसिलिटी मिलती है, आपको मतलब कहीं भी आप जाओगे उसका अनाउंस मिलता है आपको, कंपटीशन खेलने जाओगे, ठीक है, तो सारी चीजें फैसिलिटी मिलती है। अब देखो कैसे मिलती है आपको, किट की फैसिलिटी मिलती है। अब जैसे कैसे क्या फैसिलिटी मिलेगी, सपोज जैसे कि जो मेरे को मिली थी, मैंने जब खेलो इंडिया ज्वाइन किया तो मुझे साई का सेंटर मिला, जो मैंने बताया आपको, जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम। हाँ, इसमें क्या था कि मुझे एक फ्लैट टाइप का पर्सनल अपार्टमेंट मिला, जिसमें वॉशरूम वगैरह अटैच था, उसमें एसी इन बेड था, और 2 लोग एक रूम में स्टे करेंगे, 2 एथलीट्स। उसमें क्या होगा, इसमें कि आपको झाड़ू वगैरह कुछ लगाने की जरूरत नहीं, आप अपनी प्रैक्टिस से आओ और अपनी सिर्फ बेडशीट चेंज करो। बेडशीट भी आपको नीचे से मिलती थी, बेडशीट और टॉवल हर 3 दिन पे आपका चेंज होता था, ठीक है, वो नीचे से मिलता, अपनी लाकर चेंज कर लो, पुरानी दो और नई ले लो, ठीक है। तो सीन क्या होता था कि जो भी आपका मतलब प्रैक्टिस करके आप, तो स्वीपर वगैरह आपके रूम वॉशरूम वगैरह साफ करके चले जाते थे, ठीक है। मॉर्निंग जाओ तो नीचे की प्रैक्टिस सुबह 5 बजे करके आप 5 बजे 5:30 बजे सुबह मॉर्निंग प्रैक्टिस के लिए निकल गए। जस्ट उसी के नीचे ग्राउंड था हमारा, प्रैक्टिस करी अपनी। प्रैक्टिस करने के बाद 6-7 2-3 घंटे जो भी प्रैक्टिस होती है, प्रैक्टिस कर सीधा आप अपना आए, अपनी मील ली, रिकवरी मील ली, अपने जूस वगैरह लिया, जूस वगैरह लेके आप फ्रेश अप होने ऊपर चले गए रूम में, फ्रेश वगैरह होके अपना ब्रेकफास्ट किया, ठीक है। ब्रेकफास्ट भी भाई मैं ये नहीं कहूँगा कि अनहाइजीन और वो हुआ, भाई ब्रेकफास्ट बहुत ही मतलब लग्जरी और लग्जरी होता है। कैसे आपकी डाइट को रखते हैं ध्यान, थोड़ा सा एक्सप्लेन करोगे कि एकोमोडेशन आपने एक्सप्लेन कर दिया, क्या होता है, डाइट को थोड़ा बताओगे? भाई देखो, एक दिन का आपके ऊपर नहीं भी तो 800 रुपीज आपके ऊपर इन्वेस्ट होता है पूरे होल डे में, लेकिन आपको मिलता नहीं, आपको उसकी चीजें मतलब यानी कि पैसे नहीं मिलते हैं आपको, उतनी वर्थ का जो भी खाना होता है, जो आपके रिक्वायरमेंट है, वो आपके डाइट के हिसाब से जो मिलता है। आपकी डाइटिशियन सजेस्ट करेगी आप। हर किसी को एक पर्सनल डाइटिशियन होता है? नहीं, पर्सनल इंसान हर किसी, जब एक हमारे यहाँ जिसकी एक मैम थी, वानी मैम थी, जो साइंटिस्ट थी, वो स्पोर्ट्स न्यूट्रिशन साइंटिस्ट थी, तो सारे हम लोग भी जितने 15-20 थे, उनका सबका अलग अलग वही डिसाइड करते थे कि इनका क्या डाइट रोल हमारी बॉडी का, क्योंकि हम जब जाते हैं हमारा डाइट ऐसे नहीं बनता भाई, हमारी बॉडी वहां जाएंगे, हमारा चेकअप होता है, मेडिकल चेकअप वगैरह होता है, हमारा फैट परसेंटेज चेक होगा फैट कैलिपर से, बहुत सी बेसिक चीजें होती हैं जो चेक होती है हमारी। वो चेक होने के बाद जो रिजल्ट निकलता है हमारा, ठीक है, उसके बिहाफ पर हमारा डाइट प्लान बनता है। तो डाइट पर वैसे मैं बता देता हूँ आपको टोटली मोस्टली क्या क्या चीजें ब्रेकफास्ट में अवेलेबल रहती है। बेसिकली क्या क्या होता है? एग्स रहते थे, ठीक है, एग्स के बाद आपके पास कॉर्न। भाई देखो, जैसे कि अभी ये तो हो गया ब्रेकफास्ट अपना। अब ब्रेकफास्ट के बाद क्या होता है कि अब आते लंच के ऊपर। लंच में क्या होगा कि भाई आपके दाल, पनीर से रिलेटेड सब्जी होगी, एक मिक्स वेज होगा, एक गीली सब्जी होगी, ठीक है। तो मतलब इस टाइप का आपको मिलेगा। जो लोग अगर नॉन वेज, जब लोग नॉन वेजिटेरियन, उनके लिए बॉइल्ड चिकन होगा, स्टीम चिकन होगा, इस टाइप की चीज़ें मिलेंगी। फिर ऐसी डिनर है आपका। डिनर में क्या होगा कि आपको वेज या नॉन वेज में से नॉन वेज भी रहेगा और वेज भी रहेगा, वेज की जितना उसमें प्रोटीन आपको मिले, चिकन हो वगैरह हो, ठीक है। अलग अलग डिश। अब एक चीज़ होती है, खास बात क्या होती है ना भाई, एक मतलब एक वीक में जैसे कि एक दिन जो बना वो रिपीट नहीं होगा उस वीक, यानी कि डेली अलग अलग चीजें बनती थी। बस वही कि चपाती और चावल और दाल ये सेम होता था, बाकी हर जो सब्जी वगैरह होती ना, वो सारी चीजें चेंज होती थी।
ऐसे होता था। यानी कि वीकली डिसाइडेड होता था कि आज क्या मिलने वाला है, और पर्सन टू पर्सन जो भी वो खाता है, यानी कि वेजिटेरियन नॉन वेज, उसके हिसाब से उसकी डाइट होती है। एग्जैक्टली। ठीक है, तो ये तो बात हो गई भाई गवर्नमेंट सपोर्ट की, हाँ गवर्नमेंट क्या क्या नहीं प्रोवाइड नहीं, करती है। उसके बाद क्या भाई कि अब हम आते हैं, ये तो इतना पैसा इसमें हो गया, अब आते हैं हम हम्म। बात करते हैं कि गवर्नमेंट आपको हर महीने आपके खुद के खर्च के लिए 10,000, मतलब आपकी नीड्स अगर वहां से नहीं हो पा रही, आप चाह रहे हो कि एक्स्ट्रा आपको प्रोटीन वगैरह बाहर से लेना है, जैसे कि अनार का जूस हो गया या कोई भी चीज, नारियल पानी हो गया, सब चीज फुलफिल करना, तो बेसिक रिक्वायरमेंट के लिए आपको 10,000 रुपीज मंथली भी थे, लेकिन वो हर मंथ नहीं आते थे, 3 महीने में एक बार आते थे 30,000। यानी वैसे देखा जाए तो हर महीने के 10,000, हाँ लेकिन एक हाँ बार आएंगे। एग्जैक्टली। ये पैसा आपको कैश मिलता था ये अकाउंट में? अकाउंट में आता था भाई, ये 1,20,000 रुपए साल का में हमारे अकाउंट में मिलता था। बाकी की जो चीज है ना, फंडिंग वगैरह, वो कहीं ना कहीं आपके ऊपर इन्वेस्ट की जा रही है। उसके बाद आपको साल में 20 या 15 हजार की किट मिलती है, जिसमें कि शूज वगैरह प्रॉपर किट होगा जी, कैप से लेके हर की मेरे पास है। मैं कभी आऊंगा तो ट्रैक सूट वगैरह से, इसलिए अभी कंफर्ट नहीं समझा था मैंने। बिल्कुल तो ये भाई। चीजें आपको इसी तरीके से एक्सपेंस होता था आपके ऊपर। राइट। अगले सीजन में जब भी आओ तो भाई पूरा अपनी किट के साथ आना। जी बिल्कुल बिल्कुल। तब हमें भी थोड़ी मतलब फील तो ऑब्वियसली आ ही रही है, हाँ लेकिन ज्यादा फील आएगी कि भाई हम इसके साथ बैठे हैं। कोई नहीं, डन, राइट। प्रॉमिस, मैं नेक्स्ट आऊंगा तो। बिल्कुल भाई। उसके बाद भाई एक चीज मेरे दिमाग में आ रही है, जब भी मैं स्पोर्ट्स के बारे में सोचता हूँ तो सबसे ज्यादा तो मेरे दिमाग में स्पोर्ट्स का नाम लेती है, बल्कि आई थिंक जो नो कॉमन जो इंडियंस हैं स्पोर्ट्स का नाम लेते हैं उनके दिमाग में एक ही चीज आती है, क्रिकेट। राइट। और क्रिकेट के अलावा मेरे जो दिमाग में चीज आती है वो ये आती है कि मैं हरियाणा से बिलोंग करता हूँ, तो वहाँ पे क्या होता है ना, बेसिकली डिपेंड नहीं करता कि तुम किस स्ट्रीम से हो, 12th करने के बाद सभी ग्राउंड पे उतर जाते हैं, यानी कि रेस करते हैं, दौड़ लगाते हैं। उनका मतलब कुछ लोग, काफी लोगों का होता है कि भाई देश के लिए मेडल लाना है स्पोर्ट्स में जाने में, लेकिन ज्यादातर लोगों का नहीं होता। उनका क्या होता है, बस एक गवर्नमेंट जॉब चाहिए, वो हमें लेनी है, बात खत्म। उसके लिए लोग प्रैक्टिस करते हैं। तो भाई तुम तो ऑलरेडी स्पोर्ट्स में इतने अच्छे थे, इतने मतलब गवर्नमेंट सपोर्ट भी थी, काफी कुछ मिल रहा था, मेडल्स भी थे, काफी चीजें थी, तो कभी तुमने सोचा इसी बीच में कि भाई गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करूं या फिर इनमें इनमें कभी जाऊं? उसके बारे में कोई किस्सा, कोई स्टोरी हो तो। हाँ भाई बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, देखो यार, हम लोग अगर मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते हैं, तो हम लोग के माँ पापा या अपना एक इनकम सोर्स के लिए हमें चाहिए होता है हमारे में, कि मतलब गवर्नमेंट रहे तो अच्छा खासा एक इनकम सोर्स मिल जाएगा आप। ठीक है, तो भाई उसके लिए सीन क्या हुआ था भाई, कि देखो ये दो तरह की स्टोरी है। ये ऐसा कि मैंने टोटली अभी तक की लाइफ जर्नी में आर्मी का सिर्फ 2 बार ट्रायल दिया है। ठीक है, और दोनों बार में सिलेक्ट था। एक कब दिया, एक एक जो किस्सा ये है कि जब मैं प्रैक्टिस करता था ना, तो साथ के जो होते हैं, जो स्पेसिफिक आर्मी की तैयारी करते हैं, स्पेसिफिक वो जो आते हैं भर्ती, जैसे आपने बताया, तो वो क्या उनका थॉट हुआ करता था कि यार अब आप प्रोफेशनली गेम करते हो ना, तो 400 मीटर अपनी लेन में मिलती है हमें, उसमें भागने। अपनी लेन में भागना तो बहुत ईजी है, जो 350 का ग्रुप होता है, उस ग्रुप में जो धक्का मुक्की उसमें भागकर भर्ती लगाना, इट्स वेरी डिफिकल्ट। मैंने कहा कि चलो ठीक है भाई, ऐसा है तो ट्राई करते हैं, चैलेंज है भाई। तो भाई 2018 में ना मेरी पहली भर्ती थी दिल्ली आईआरओ का, मैंने आर्मी का फॉर्म भरा। ठीक है, और मेरी पहली भर्ती थी आईआरओ की, यहाँ पे दिल्ली के वहां पर नाम नहीं था, तालकटोरा ऐसे कुछ करके ना, ताऊ देवीलाल स्टेडियम, ताऊ देवीलाल स्टेडियम। ठीक है भाई, तो गया मैं वहां पर, रात को भाई हम लोग पहुंच गए, रात को पहुंचे, रात को रोड वोड पे सो रहे हैं भाई, सुबह 5:30 बजे गेट खुलता है, गेट खुलती पूरी भीड़, नहीं भी तो भाई 1,000-2,000 से ऊपर बालक होंगे, भीड़ दबते दुबते हम लोग पहुंचे। फाइनली एक ग्रुप में पहुंचे हम लोग, ग्रुप में पहुंचे, धीरे ग्रुप में डिवाइड किया, तो 350 का ग्रुप था भाई। रात भर ठंड वंड लग रही है, ओढ़ कर कंबल मूव वूव लगा रहे हैं अपना, जिससे बॉडी हीट रहे, हमारी बॉडी गर्म ठंडी ना पड़ जाए भाई। फाइनली सुबह के 7:30 बजे हमारी हीट आती है, मतलब हमारे बैच का नंबर आता है भागने के लिए। तो भाई रस्सी उठती है, 800 मीटर के 2 ग्राउंड चक्कर लगाते हैं, 1600 मीटर होती है आर्मी की। भाई पहला चक्कर, और पहला चक्कर जब हुआ स्टार्ट, पहला चक्कर में क्या था कि जो मेरे स्टेडियम में जो मेरे साथ प्रैक्टिस है आर्मी की, वो भी आए हुए थे मेरे साथ, उसी बैच में थे। पहला चक्कर में भाई मेरे से आगे थे। ठीक है भाई, मैं चल भगता था, मैंने कहा इनकी होड़ क्यों करनी, मुझे पता है कि अपनी स्पीड कहाँ मुझे पुश करनी है, कहाँ डाउन करनी है, क्या पेस मेंटेन करना है, मुझे नॉलेज है अपने बारे में जानते हैं। हाँ ठीक है, तो मैंने कहा चल ठीक है, पहला राउंड निकल गया भाई। पहला राउंड, सेकंड राउंड जब आया तो मैंने सबको, अब मतलब कि जितने मेरे साथ आए थे सबको मैंने अपने से पीछे कर दिया था भाई। लास्ट जब बटी ने 300-400 मीटर, मैंने भाई अपनी पूरी बॉडी उठा दी, करते 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 मैंने भाई एक्सीलेंट भर्ती मारी। वो पहली भर्ती थी, एक्सीलेंट चली भाई, चलो भाई ठीक है भाई। वो आई थिंक वो ईगो के चक्कर में मारी थी। हाँ एग्जैक्टली, ईगो थी भाई, क्योंकि यार लोग क्या कैसे देते हैं चीज भाई, अगर मेरा मानना है अगर बंदा करना चाहे ना तो एवरीथिंग इज पॉसिबल। बिल्कुल बिल्कुल सही कहा भाई। एवरीथिंग इज पॉसिबल भाई, मारा। अब उसके बाद भाई भर्ती तो लग गई।
अब आता है मेडिकल का, तो जो कह रहे हैं कि मेडिकल क्लियर करके दिखाओ भाई। भाई मेरी ये 6/6 से कम थी आके। हाँ भाई कम थी 6/6 से आके, तो भाई मेरा री मेडिकल दे दिया भाई। री मेडिकल मुझे दिल्ली कैट में चेक कराना था। तो सीन क्या हुआ भाई, री मेडिकल जब दिया ना मेरे को, तो एक 1 वीक का टाइम मिलता है, तो 1 वीक में ना अपना लेजर ऑपरेशन, मतलब लेंस लगे हुए मेरे, मैंने लेसिक ऑपरेशन करवा लिया था। तो हालांकि चलता नहीं है, पकड़ा जाता है, लेकिन मेरा नहीं पकड़ा गया भाई, अनफॉर्चुनेटली। अनफॉर्चुनेटली या लकीली? लकीली कह लो, लकीली कह सकते हैं। कह लो नहीं था कि जब मैं री मेडिकल कराने गया था वहां पर 7 बंदे थे हम, जो लेजर ऑपरेशन करा के आए थे, जिसमें इकलौता मैं पास हुआ था, बाकी पास नहीं हुए थे। भाई बहुत खुश, चलो भाई ये भी लेवल निकल गया। अब आता है भाई सबसे फाइनल राउंड, एग्जाम। हाँ भाई जो और भाई कहीं ना कहीं मुझे भी पता है भाई, स्कूल टाइम के बारे में तुमने बताया है, तो एग्जाम के बारे में थोड़ा जानना चाहूंगा, कैसा रहा क्या रहा? तो भाई एग्जाम कुछ ऐसा रहा ना, पहले तो भाई अंदर गए, बहुत नर्वस था मैं, क्योंकि हर जगह चेकिंग चल रही है, फिंगरप्रिंट लगाना पड़ रहा है, आंखें स्कैन हो रही है, मतलब बहुत डर सा लगा, क्या हो रहा है, कहाँ और कहाँ कहाँ लेके जा रहे हैं, एक प्लेस पे लेके नहीं जाते, कभी यहाँ ब्लॉक करेंगे, फिर उसके बाद कहीं और नेक्स्ट, तो 3-4 जगह करके तुम्हें फिर फाइनली उन्होंने ग्राउंड में असेंबल करवाया। हर जगह चेकिंग होती है हर लेवल पे? ग्राउंड में असेंबल करवाया, आसपास हवलदार फौजी सारे घूम रहे, आसपास आपके घूम रहे भाई, एग्जाम चल रहा भाई। अब एग्जाम में जो पढ़ा था भाई मैंने, वो कुछ नहीं आया, थोड़ा बहुत एक आधा आया नहीं भाई। तो करा था भाई, करा क्या जाए भाई, अगल बगल में देखा मैंने, एक बंदा था, उससे कॉपी कर ली मैंने, उससे कॉपी करके लिख दिया भाई। अब आया फाइनल रिजल्ट का दिन, रिजल्ट भाई नहीं हो पाया भाई, नहीं फाइनल मेरिट में नाम नहीं आया, मैं कुछ नंबरों से रह गया। ठीक है भाई चलो, तो उसके बाद सीन क्या हुआ कि भाई मैंने फिर फिर वापस ही मैंने अपने इंडिया कैंप जो साई था, मैं साई में गया और मैंने फिर अपनी प्रैक्टिस स्टार्ट कर दी। प्रैक्टिस स्टार्ट करने के बाद अपना चलता रहा चलता रहा चलता रहा, फिर उसी फॉर्म में मैं आ गया, यानी कि वापस से अपने स्पोर्ट्स फील्ड में आ गए। राइट, ठीक है। तो ये तो बात हो गई भाई तुम्हारी जर्नी की, तुमने मतलब गवर्नमेंट जॉब तो ऑब्वियसली तुमने ट्राई की है। अच्छा, इसके बाद एक और चीज़ होती है, मैंने सुनी है कि जो भी स्पोर्ट्स कोटा से होते हैं उनको गवर्नमेंट जॉब में कुछ अगर तुम मेडल लाते हो, अच्छा पार्टिसिपेट करते हो, तो गवर्नमेंट जॉब में कुछ अच्छी रैंक तुम्हें ऑफर की जाती हैं, कुछ अदर फैसिलिटी, तो उनके बारे में थोड़ा सा अगर इन्फॉर्मेशन शेयर करना चाहोगे, क्या क्या होती हैं? देखो जिसकी अभी मैं रिसेंटली जो अभी चमकते स्टार है हमारे, नीरज चोपड़ा, मैं उनके बारे में बताना चाहूंगा। बिल्कुल बताओ भाई। ठीक है, ही इज माय सीनियर, है ना। तो सीन क्या था कि पहले, आज से पहले आपने देखो जब उनका ओलंपिक में गोल्ड नहीं आया था, मतलब ओलंपिक में मेडल नहीं आया था, ठीक है, तो वो एक नॉर्मल सिपाही के रैंक पे थे। ठीक है, आज की डेट में उनकी रैंक बहुत ज्यादा बढ़ा दी गई है। तो डिपेंड करता है, आप जैसी जैसी मेडल दोगे ना किसी भी फील्ड में, ठीक है, तो आपकी जो स्पोर्ट्स कोटे वाला, जो स्पोर्ट्स कोटे से अगर आप एंट्री करते हो आर्मी के अंदर, किसी फील्ड के अंदर, तो आपको ना औरों की तरह, जनरल की तरह ड्यूटी वगैरह नहीं करनी होती। आपको क्या होता है, प्रैक्टिस करनी होती है, प्रैक्टिस के बाद आपको स्पेशली डाइट के अलग से फंडिंग भी मिलती है, वो करने के बाद आपको हर साल मेडल देना होता है, मतलब जितने भी गेम्स हो या जितने भी हो पार्टिसिपेट करके उसमें मेडल, अगर आप मेडल्स, तो आपके मेडल्स के हिसाब पे आपके पोस्ट बढ़ती है। लेकिन एक चीज ध्यान बता दो भाई मैं, जैसे सपोज की जैसे धोनी की बात करी जाए, लेफ्टिनेंट कर्नल है आर्मी में, लेकिन एक ध्यान रखना, फैसिलिटी सारी सेम मिलेगी उसे, लेकिन जो ओरिजिनल लेफ्टिनेंट है, जो पढ़कर लिख कर गया है वहां पर, ठीक है, वो ही सारे डिसीजन वहां के ले सकता है, जो आप स्पोर्ट्स में, तो वो डिसीजन मेकिंग नहीं होता। यानी कि तुम्हें पोजीशन मिल जाती है, हाँ, लेकिन एक तरह से वो पावर नहीं मिलती है। वो पावर मतलब पावर इन द सेंस सारी पावर नहीं मिलती है, जो मेन डिसीजन मेकिंग, जब अगर मतलब कभी कहीं एक डिसीजन लेना वार हुआ, कहीं कुछ हुआ, तब तो जो मतलब रियलिटी में जो वहां पर पहुंचा है, कोई एग्जाम पास करके क्लियर करके, तो वो मतलब उसको इम्पोर्टेंस दी जाएगी। राइट। और जहाँ तक मैं समझ पाया हूँ कि अगर तुम स्पोर्ट्स कोटा से गए हो, ठीक है, किसी भी जॉब में, तो वहाँ पे तुम्हें नॉर्मल लोगों की तरह जो तुम्हारे साथ वहाँ पे जॉब है वैसे तुम्हें काम नहीं करना, जस्ट एक नाम के लिए तुम्हारे पास पोस्ट है, उसकी सैलरी तुम्हें मिल रही, कहने को दिखाने को तुम्हारे पास पोस्ट है, और तुम वहाँ पे अपनी प्रैक्टिस करोगे और मेडल लाने पे अपना फोकस करोगे। राइट, ये बेसिकली होता है। उसके बाद भाई एक बेसिक चीज होती है कि यहाँ तक तो बात हो गई सारी फिजिकली स्ट्रेंथ से रिलेटेड, फिजिकली जो हेल्थ होती है हमारी उससे रिलेटेड, लेकिन इसके अलावा एक और हेल्थ होती है, मेंटल हेल्थ, जो कि काफी इंपॉर्टेंट होती है। तो मेंटल हेल्थ और फिजिकल हेल्थ के बीच में एक बैलेंस होना चाहिए हमारा, तभी चीजें काम करती है। तो कैसे एक बैलेंस मेंटेन करते हैं तुम? भाई उसके लिए ना स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया में आप जाओगे ना, क्योंकि मेन हमारा जेएलएन में था, तो वहां पर साइकोलॉजिकल ना क्लासेस ली जाती थी हमारी, जिसमें आपको मेंटल और फिजिकल हेल्थ बैलेंस करने के बारे में आपके सेशंस होते थे उसके ऊपर। जैसे हम लोग क्या करते, क्योंकि बहुत ज्यादा क्या होता है कि हमारे गेम में ना इंजरीज बहुत होती हैं,
तो इंजरी से जब किसी को इंजरीज होती है तो जिस बंदे ने अपना 0 to 100 लेके गया ना, वो 100 to वापस रिटर्न 0 आ जाता है। तो फिर 0 बार बार आना, समझ रहे हो कि मेंटल तो बंदा डिस्टर्ब होगा ही कि यार मैं इतनी मेहनत करता हूँ मेरे से नहीं है। और हालांकि उस सिचुएशन पे जब उसका जिस चीज कॉम्पिटिशन के लिए प्रिपरेशन कर रहा है वो कॉम्पिटिशन लास्ट मोमेंट पे हो, फाइनल टाइम पे, तो इसलिए इस जगह साइकोलॉजिकल थोड़ा बहुत बंदा मेंटली डिस्टर्ब हो जाता है। तो इस जगह सेशन हमें मिलते हैं जैसे आपको अपने आप को मेंटली प्रिपेयर कर। यानी कि जो गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट ही हमें सेशंस प्रोवाइड करती है ताकि हम अपने मेंटल हेल्थ को भी बैलेंस रख सके, उसको भी मेंटेन कर सके। यानी कि ओवरऑल एक अच्छी खासी सपोर्ट यहाँ तक मैं समझ पाया कि गवर्नमेंट हमें प्रोवाइड करती है जब तक हम किसी स्पोर्ट्स में अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं और जब तक हम देश के लिए मेडल ला रहे हैं या फिर उसके लिए कम्पीट कर रहे हैं, राइट। उसके बाद मैं बात करूँगा कि जब भी हम कोई गेम के लिए कम्पीट करते हैं, कोई जब भी हम किसी गेम के लिए कम्पीट करते हैं तो वहाँ पे एक चीज़ होती है, वो होती है प्रेशर। तो उस प्रेशर की सिचुएशन में कैसे कामनेस और साथ में फोकस बढ़ाते हो भाई? बढ़ाना चाहिए, क्या क्या करना चाहिए? क्योंकि प्रेशर जब हमारे आसपास में मतलब और ज़्यादा हमसे बेटर लोग हमें दिखने लगे तो हम एक नर्वस हो जाते हैं, तो उसको कैसे मेंटेन करते हो भाई? हालांकि लाजमी, जैसे कि एग्जांपल दूंगा, जो लोग मतलब पढ़ जैसे कि पूरी साल पढ़ते हैं लेकिन जब एग्जाम आता है तो अलग से नर्वस होना, अरे भाई एग्जाम आ गया, क्वेश्चन पेपर हाथ में। वैसे ही हमारे साथ होता है भाई। क्या होता है कि भाई जैसे अब जिस दिन कॉम्पिटिशन होगा और आपके आसपास मतलब कि कॉम्पिटिटर्स दिखेंगे, क्योंकि वो सारे कॉम्पिटिटर्स अलग अलग स्टेडियम अलग अलग जगह प्रैक्टिस कर रहे होते हैं, लेकिन जब कॉम्पिटिशन होता है तो सारे अपने बेस्ट एक जगह आके इकट्ठे होते हैं, हर जगह के बेस्ट एक जगह आ गए। अब क्या है कि उनका काम है डिमोटिवेट करना सामने, अपनी फिजिक के हिसाब से मेंटेन करके आएंगे, अपने आप को हाँ हाँ करके मतलब शो ऑफ ऐसा करेंगे, आप जो बत्ता जो नया हो वो डर जाएगा भाई कि यार ये तो पर्सन बेस्ट है, मेरा मेडल कहाँ है। भाई उस वक्त क्या होता है ना, हम लोग अपने माइंड को ये समझाते हैं कि देखो भाई कंपटीशन कोई भी हो, फेस अब आ गए हैं तो यहाँ तो खेलना तो है ही, खेलना तो है ना। अब खेलना, अब एट द रिजल्ट जो भी हो, चाहे मेरे फेवर में हो चाहे मेरे अनफेवर में हो, मुझे अपना बेस्ट देना है। अपनी जितनी प्रैक्टिस करी है ना भाई मैंने, उसके हिसाब से मेरे को अगर मैं टाइमिंग सोच के आऊँ कि मुझे अगर 49.30 की लगानी है या 49 मेरी एक्सपेक्टेशन है, मुझे बस वो क्रैक करना है, मुझे मतलब नहीं है इनसे, ठीक है। तो ये कह के अपने मन को हम लोग काम करते थे कि नहीं भाई अपना बेस्ट है। इससे रिलेटेड कोई कहानी हो, कोई किस्सा हो, ऐसा कभी कुछ हुआ तो? हाँ भाई ऐसा हुआ है कि भाई ये अब जो आर्मी का जो एक पार्ट होता है, अब ये है मेरे लाइफ की दूसरी भर्ती। दूसरी भर्ती, हाँ, जो है स्पोर्ट्स कोटे से। स्पोर्ट्स कोटे से, क्योंकि पापा मम्मी ने कहा कि बेटा बहुत अब हम लोग अफोर्ड नहीं कर पा रहे हैं तो जॉब की तैयारी देखते हैं। मगर भाई ठीक है, मैं अपने कोचेस को बोला, कोचेस ने मेरा तो 22 नागपुर 22 गार्ड रेजिमेंट है ना, नागपुर महाराष्ट्र। हाँ महाराष्ट्र, वहां मैं गया भाई। तो वहां मैं मेरी भर्ती थी भाई, 400 मीटर की वैकेंसी थी एथलेटिक्स की, तो मैं गया था वहां। भाई क्या सीन हुआ, मट्टी का ट्रैक, एक तो हम लोग का जो ट्रैक होता है तो हम परफॉर्म करते वो होता है सिंथेटिक का, रबड़ का होता है वो भाई, ठीक है। लेकिन वो जो ट्रैक था वो था मट्टी का। हाँ, और इसमें की मतलब कि मट्टी में पत्थर कीड़े कंकड़ वगैरह बहुत सारी चीजें पड़े वगैरह, छोटे छोटे, जिससे कि और गड्ढा वड्ढा भी, जिसमें कि स्पाइक्स जाकर पैर मुड़ के हमें इंजरी भी हो सकती है। यानी कि वहाँ पे स्पाइक्स यूज करना आई डोंट थिंक कि सही होगा वहाँ पे। नहीं स्पाइक्स तो यूज करना पड़ता है कंपटीशन में करना। अच्छा नहीं, अच्छा तुमने बताया ना कि वो आर्मी का भर्ती थी नॉर्मल, आई थिंक, तो वहाँ पे तो वहाँ नहीं, वो तो रोड पे थी ना भाई। अच्छा वो नॉर्मल था, ठीक। देखो जो प्रोफेशनली अगर आप स्पोर्ट्स कोटे जाओगे तो आपको प्रोफेशनली ट्रैक मिलेगा। अच्छा हाँ, वहां पर तो रोड पे 800 मीटर का अपना एक रूट डिसाइड कर लेते हैं, ऐसा होता है, वो रोड पे होती है। हाँ। तो भाई सीन क्या हुआ भाई कि अब उनके जहां जहां से अलग अलग स्टेट से आए हुए थे लोग, जैसे मैं अलग स्टेट से गया, अलग स्टेट से आए भाई, उनकी जो फिजिक थी ना भाई देखने में, मतलब बॉडी शॉडी मतलब मसल्स, क्या हमारे में एक चीज होता है जैसे कि आप स्प्रिंटर हो ना, स्प्रिंटर की जितनी बॉडी हैवी रहेगी, जितनी मसल्स रहेगी, मतलब उतना पावरफुल है वो स्प्रिंटर, इतना। तो भाई जितने भी आए तो सारे सबकी इतनी हैवी हैवी बॉडी है। अब मैं इकलौता, मेरी तो फिजिक देख रहे हो, सेम यही फिजिक था भाई, मैं ना मेरी बॉडी हैवी ना मेरा कुछ। भाई मैं एक के पास गया, मैंने कहा भाई मैंने कहा और कहाँ से हो, ऐसी दोस्ती करके, और कहाँ से आप, उसने बताया मैं इस जगह से हूँ। मैंने कहा और 400 मीटर आपका गेम है कहने, उसने कहा हाँ 400 मीटर गेम है। मैंने कहा तो आपकी पर्सनल बेस्ट कितना है? उसने बोला भाई मैंने 48 की लगा रखी है भाई, उस वक्त मैं 50 का रनर था, मेरी लिटरली बैंड बच जाती है। मैं कहा यार इतने बड़े बड़े आए हुए, इतने अच्छे अच्छे एथलीट आए, मेरा कहाँ से होगा इसमें सिलेक्शन, और मैं डीमोटिवेट हो गया भाई। फिर मेरे दिमाग में एक चीज आई, मैंने अपने कोच को फोन किया, मैंने कोच साहब ऐसे से कह रहा कि कोच मेरा हरियाणा का था, सूरज भान नाम था भाई, कह रहा अरे साढ़े तू पागल है के हैं तने के लेना देना तुम लोगों से हैं,
तने भेजा ना, तो जो कर रहा वो कर। ठीक है भाई। कोच ने मुझे डांटा, कह रहा अपने से मतलब रखे और तू लिख के ले, तेरी ही होगी, तू ही मेडल देगा वहां पे। भाई कोच ने मोटिवेट, मेरा कोच था भाई, बहुत मोटिवेट करता था भाई। ठीक है, तो भाई सीन क्या हुआ, चल भाई मोटिवेट, तो मैंने कहा ठीक है जो कर। फिर मेरे दिमाग लग, बस कोच ने बात की थी, ये ध्यान रखियो फिनिशिंग तेरी बहुत वीक है, फिनिशिंग पे ज्यादा फोकस रखना है, इसलिए स्टार्टिंग से रेस तू ही उठा के जाएगा, किसी के भरोसे नहीं रहेगा। मैंने कहा ठीक है कोच साहब। भाई ठीक है, कोच ने बोली, मैंने स्टार्टिंग रेस उठा दी भाई, 2:08 के बाद मेरा नंबर था भाई। मैंने स्टार्टिंग रेस उठाई, जैसी रेस उठाई भाई, देख रहा हूँ क्या, जो 147वां बंदा मेरी हिट में ही था वो भाई साहब, वो तो मेरे पीछे पीछे भी नहीं है भाई, दिख ही नहीं रहा। मैं एकदम स्टार्टिंग रेस उठाया, मेरी आंख खुलती सीधा 180 मीटर निकलने के बाद। मैंने कहा भाई है क्या आगे पीछे, कोई नहीं था भाई। मैंने लगाई थी भाई 49-40 की रेस वहां पे, 49-40 की रेस लगाई वहां भाई मैंने। 49-40 की रेस लगाने बाद मैं देख रहा हूँ वो जो बंदा आ गया भाई 53 की रेस भगा, जो कह रहा था कि मेरा 48 का है, हाँ वो 53 की रेस भगा भाई। भाई मेरा मेडल था क्लियर वहां पे। अनफॉर्चुनेटली वहां सारे कुछ सीन सब कुछ सही चल रहा था, लेकिन वहां पर क्या हुआ भाई, मेरे साथ एक चीज हुई कि मतलब वो फर्स्ट को और टाइमिंग ऑल ऑफ मेरी सही थी, तो उन्होंने क्या कहा कि एथलेटिक्स की वैकेंसी, सब कुछ लेने के बाद। ये तो यार मतलब बहुत ही वो सीन क्या हुआ वहां पर देखो, मैं ये चीज, मैं ये बुरा लगे चाहे किसी को लगे, पब्लिक इसमें भड़के कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन भाई वहां पे सरासर ना जो लोग उनके फेवर, जो कहते हैं ना कि मतलब जो लोग उनके रिलेटिव्स वगैरह, उस जगह हम मेरी जगह उन्हें ऐड किया गया। यानी कि तुम्हें कह दिया गया कि भाई अभी पोस्ट है ही नहीं, वैकेंसी है ही कुछ नहीं, रिजल्ट ही नहीं दिया वहां से, आउटपुट ही नहीं दिया। जबकि तब जब तुमने अपना बेस्ट दिया है और मेरा मेडल भी था वहां, मेडल भी था, तब तो गलत, तब तो आई थिंक नहीं भी होता तो कम से कम ज्यादा तुम्हें होल्ड पे डाल सकते थे भाई, अभी नहीं 2 महीने बाद 6 महीने बाद ऐसा कर सकते थे। 1 साल बाद उन्होंने फिर फोन किया था, फिर मैंने मना कर दिया, यानी कि आया था वो, तुम ध्यान में थे, लेकिन फिर भी यार 1 साल तो बहुत बड़ी चीज होती है, 1 साल में तो पता नहीं बंदा क्या ही कर लेगा। कैसे कैसे वो 1 साल उसने काटा होगा, क्या कर रहा होगा, तो फिर मैंने घर से छोड़ हटा, ये चीजें रही भाई ऐसे। तो भाई ये तो बात हो गई, मतलब एक काफी अच्छी ऐसे अपने आप को काम डाउन करा मैंने कहा चलो भाई, लोग कहने भड़काते हैं जितना कहते ये हूँ मैं, अगर अपने पे बिलीव रखो ना तुम, तो सब कुछ अच्छा जाता है। एक स्पोर्ट्स पर्सन की सबसे बड़ी बात यही होती है कि उसके अंदर जैसे कोई एक नॉर्मल पर्सन वो स्पोर्ट्स में आता है तो उसके अंदर डिसिप्लिन, प्रेशर हैंडल करना और काफ़ी सारी ऐसी स्किल्स है जो कि आ जाती है, ऑटोमेटिकली आती है, और अगर नहीं आती तो इसका मतलब स्पोर्ट्स पर्सन है ही नहीं, ऐसा मैं मानता हूँ, जो कि सच्चाई भी कहीं ना कहीं। उसके अलावा भाई बात आती है कहीं ना कहीं पैसे रिलेटेड, हाउएवर आपको तो भाई गवर्नमेंट की तरफ से पैसे मिल रहे थे, फिर भी कभी ना कभी तो ऐसा होता होगा कि भाई तुम्हारे पास पैसे नहीं होते होंगे, कुछ खर्चों के लिए मनी मैनेजमेंट का मतलब कहीं से अरेंज करना हो, कोई ऐसा किस्सा हो या फिर कोई ऐसी कहानी, कुछ भी कभी किया हो, पैसे कैसे आते थे, मैनेज कैसे करते थे? ये बात ऐसी है ना, जब मैं साई के अंदर नहीं था, जब मैं फर्स्ट टाइम, मैंने बताया स्कूल से निकलकर मैंने जब फर्स्ट टाइम कॉलेज में गया था, यानी कि जब बिगिनिंग थी, जब तो मैं साई में था नहीं, मेरे को सब रिस्पॉन्सिबिलिटी मिलती थी, घर वाले जब बताया कि 300 रुपए के जूते खरीदना तो पापा नहीं देते थे। भाई उस वक्त सीन क्या होता था ना, मेरा एक दोस्त है महराज, ठीक है, तो हाँ उसने, उसके एक अंकल है, तो ना वो कॉन्ट्रैक्ट वगैरह लेते थे, जैसे कि कहीं रोड पे तारे, दिल्ली में तारे वगैरह डलती है ना, तो उसकी रात को दिखवाली की ना रुकते थे लोग, तो पर डे के पर रात के 400 रुपए होते थे भाई। तो भाई क्या हुआ था कि मेरे घर के पास में, मुझे याद है जहाँ तक, उन्होंने एक तार बिछवाई थी अंदर, वो रात को खुली थी, तो टेंट वेंट लगा हुआ था वहां पर, बस वहां तुम्हें रात को जाके निगरानी दी थी, सोना था, ठीक है भाई। तो वहां पे एक इंटरेस्टिंग, तो मैं और महराज दोनों चले गए भाई, ठीक है महराज आपका दोस्त? हाँ दोस्त। तो भाई मैं अपने घर से कंबल, मैंने ये सोचा रात को अगर हम फुटपाथ सोते देख कौन रहा देख कौन रहा भाई, अच्छा ठंड का समय था 10 बजे और कंबल ओढ़ के सोएंगे तो कौन देखेगा, ठीक है। और लेकिन हाँ वहीं से बस मेरा जो स्कूल था ना, उसकी 5 मिनट की दूरी पे था, ठीक है, तो सुबह लड़कियों के शिफ्ट भी आती थी भाई, तो हम 5 बजे उठ के चल भी देते थे कि कोई देख ना ले हमें। अच्छा हाँ, तो सीन ये होता कि भाई जाते रात को, ठीक है भाई। अब सीन क्या, ऐसे 3-4 दिन चलता रहा, पर दिन के 4 दिन। अब सीन क्या हुआ भाई, एक दिन क्या हुआ, कोई गाड़ी किसी ने रोकी रात को 1 बजे, हमें लग गया डर, मैंने क्या गाड़ी चल, उस बंदे ने क्या गाड़ी रोकी और कंबल निकाला नया और फेंक दिया हमारे टेंट में। ओ भाई साहब, अच्छा मैं समझ पा रहा हूँ क्या उसने सोचा होगा ऑडियंस भी समझ गई होगी कि क्या हुआ है यहाँ पे। तो उसके बाद उस कंबल का क्या किया? महराज कह रहा मैं लेके जाऊंगा, मैंने कहा भाई ले जा क्योंकि आज जिसकी महराज की मैं बात करूँ, आज इंडियन आर्मी में सर्विंग है, वो भी स्पोर्ट्स कोटे से, ठीक है, ऊटी उसकी पोस्टिंग है। वो भी इसी फील्ड से था, स्पोर्ट्स इसी फील्ड से था भाई, वो इंटरनेशनल प्लेयर है। अरे वाह भाई, हाँ बिल्कुल यार, कभी मिलने की अगर हो सके तो जल्दी करवाएंगे उसका, बुलाएंगे, सबसे मिलवाएंगे।
तो भाई ऐसे ऐसे मतलब कि ये दिन थे कि ऐसे के 400 रुपए ऐसे कमाए हैं, कभी कहीं मतलब कुछ करके कहीं जिसकी इवेंट्स वगैरह होते थे ना तो वहां पर वॉलंटियर बन गए, तो ऐसे ऐसे करके भाई पैसे कमाए। ऐसा भी आपने किया है? हाँ भाई। इवेंट्स वगैरह में? हाँ। तो यानी कि काफी हार्डशिप रही पैसे मैनेज करने में, फैमिली ने भी सपोर्ट किया जितना वो कर सकते थे, कुछ खुद से भी किया जहाँ तक हम कर सकते थे, राइट? तो यही मतलब एक जिज्ञासा होती है या फिर एक मैं कहूँगा भूख होती है कुछ करने की भाई, मतलब जो तुम्हारे अंदर थी, राइट? तो उस टाइम तो आई थिंक कुछ और दिखता ही नहीं होगा, बस यही सब भाई, बस मेडल लाने या फिर अपना बेस्ट देना, ये सब एग्जैक्टली। उसके लिए कुछ भी करूंगा भाई। भाई यहाँ तक कि जोमेटो तक भी कर रखा है मैंने भाई। जोमेटो तक में जॉब करेगा, हाँ डिलीवरी? हाँ। डिलीवरी, अरे वाह भाई। इसके अलावा और कहीं कोई जॉब आपने कभी की हो इसके लिए, इसके अलावा ऐसा कुछ? भाई इसके अलावा तो भाई क्योंकि गवर्नमेंट जॉब के बारे में आपने बताया, उसका तो हमें पता लग गया भाई क्या सीन। इसके अलावा भाई फिर सीन क्या हुआ, लॉकडाउन हो गया। अरे हाँ, लॉकडाउन या 2020 के मार्च समथिंग में आया था, तो वो कैसे था आपका, कैसे बिताया आपने? भाई उसके बाद सीन क्या हुआ कि भाई लॉकडाउन में यह है कि हम अब देखो सबसे बड़ा चैलेंज क्या है, हमने तो कभी अपनी पूरी जिंदगी गेम में झोंक दी, स्कूल भी कभी अच्छे से किया नहीं, ना कॉलेज अच्छे से किया हमने अभी, है ना, कभी कॉलेज भी नहीं गए हम, ओनली एग्जाम देने जाते थे और हमारे से स्पोर्ट्स से रिलेटेड पढ़ाई थी, ठीक है। सॉरी। तो सीन क्या होता था कि फिर भाई अब हमें बाहर के लोगों ज्ञान, किताबी ज्ञान तो बिल्कुल जीरो, हमारा आईक्यू बिल्कुल जीरो। तो भाई घर बैठा हुआ तो मम्मी कह लगी बेटा घर पे कब तक बैठा रहेगा, तो लॉकडाउन का फेज खुला था जस्ट, तो कहे भाई जॉब कर लो कहीं जाके। तो मैं मम्मी से कहा मम्मी मैं किस चीज में जॉब करूंगा, 2021 की बात है या हाँ 2021 की। मैंने कहा मम्मी हाँ मैं किस चीज में जॉब करूँ, मैं तो कुछ पता ही नहीं है ना। मेरी सबसे बड़ी चीज भाई देखो, जो स्पोर्ट पर्सन है सबके साथ रिलेट होगा भाई, उनकी इंग्लिश बिल्कुल जीरो होती है। मैं भी समझ पा रहा हूँ, क्योंकि मैं भी काफी लोगों से मिला हूँ ऐसा भाई, बिल्कुल जीरो होती है। इवन हम देखे काफी लोग जानते हैं, अगर हम क्रिकेटर्स जो हैं, जो ज्यादा फेमस वही होते हैं भाई, तो उनके अगर हम देखें तो वो अपनी स्टोरीज बताते हैं, भाई मामी बिल्कुल इंग्लिश नहीं आती थी, ये किससे वगैरह। तो कहीं ना कहीं कॉमन बात रहती है कि जो स्पोर्ट्स में है इनिशियली उनकी इंग्लिश अच्छी नहीं होती, बाद में तो ऑब्वियसली भाई सबको फेल कर देते हैं, वो ऐसे हो जाती है। तो भाई बिल्कुल जीरो होती है भाई। अब क्या सीन है कि भाई इंग्लिश आती नहीं, तो किसी ने सजेस्ट किया ना मेरे को कि भाई कॉल सेंटर में जॉब करो। कॉल सेंटर में? ओके भाई, कॉल सेंटर आइनाइजर है सेक्टर 62 में, नोएडा। तो भाई वहां गए इंटरव्यू के लिए, मैं और एक मेरा दोस्त प्रमोद नाम, हम लोग गए भाई। पहले दिन तो उसने पूछा जाते ही कि ब्रीफ योरसेल्फ। ये इंटरव्यू चल रहा है? हाँ चल रहा है। मैंने कहा है व्हाट, कह रहा ब्रीफ योरसेल्फ। तो भाई मैं रट के गया था माई सेल्फ, हकीकत भाई मैं रट के गया था। अच्छा, तो कुछ याद है क्या क्या बोला मैंने ऐसे हुआ, मैंने कहा ओके, ऐसे बैठा मैं कॉन्फिडेंट क्योंकि मैं रट के गया हूँ भाई। मैंने बोला माई सेल्फ विशाल कुमार, आई, अब रटी हुई चीज तो ऐसी होती है, आई सॉरी आई एम एक्सप्लेन अगेन ऐसे। जब मैंने ये बोला ना आई एम एक्सप्लेन अगेन, वो समझ गया कि इसकी इंग्लिश कितनी होगी भाई, कितनी होगी। धीरे जैसे तैसे करके मैंने अपना माई सेल्फ सुना दिया। फिर उसने ये पूछा कि इंग्लिश में उसने पूछा था कि भाई देखो इतनी अच्छी इंग्लिश नहीं बताऊं कि आप यही क्यों जॉब करना चाहते हो इसी फील्ड में। इसका आंसर ये था भाई इंग्लिश में। भाई इतनी इंग्लिश तो आती नहीं, मैंने उसे हिंदी में कह दिया भाई ऐसी ऐसी बात। हाँ लेकिन एक चीज खास बात था, उसने कहा कि सर आपको हम उसमें तो रखेंगे नहीं कॉलिंग में, बैकएंड में हम एक बार को सोच सकते हैं। बैकएंड में यानी कि उन्होंने मेल प्रोसेस में उन्होंने ऑफर किया बैकएंड की जॉब। हाँ, तो पूछ रहे भाई कि कितनी अभी उसने पूछा कि कितनी सैलरी, अभी आपकी लास्ट सैलरी कितनी है। भाई मैंने मतलब मैं उस वक्त ना एनजीओ रन वगैरह करता था, तो मैंने कहा कि भाई 25 to 30 मेरे को मिल जाते, लेकिन हालांकि मैं कमा पाता था 10-12 हज़ार। इतना बोला हाँ कि 25 to 30 मेरे को अर्न कर, तो इतना तो हम नहीं दे पाएंगे। मैंने कितना दे पाओगे, तो उन्होंने कहा कि हम आपको ये सैलरी मतलब सैलरी आपको देंगे, मतलब 10 से लेकर 20 के बीच में सैलरी उन्होंने मेरे को ऑफर की। तो ठीक है भाई कोई बात नहीं, जहाँ कुछ नहीं मिल रहा है तो कुछ तो मिलेगा। भाई धीरे धीरे गए अंदर जो, और मेरा जो दूसरा साथ का दोस्त किया तो उसका था एमटीआई इशू, मदर टंग इशू। हाँ यानी कि इसकी वजह से उसका कुछ वर्ड्स को बोलने में इशू होता था। भाई मेरी फर्स्ट जॉब थी वो, जहां मैंने कंप्यूटर चलाना सीखा, एक्सेल सीखे थोड़े। फिर सेकंड जॉब उसके बाद फिर वही से वही, अब ये 1 महीने करा भाई, ज्यादा करा नहीं, फिर सैलरी थी नहीं इसमें इतनी अच्छी। फिर धीरे धीरे मेरे जो स्टडी बता रहा था, स्टडी भी कंप्लीट होगी मेरी, स्टडी कंप्लीट होगी, बीएससी जो बीएससी फिजिकल करे, उसके बाद बीपीएड टीचिंग के लिए ना, आप अगर जाओगे इसमें तो बीपीएड करनी पड़ती है। आप अभी करंटली टीचिंग लाइन में काम कर रहे हो एज
एज अ टीचर, पीजीटी फिजिकल एजुकेशन। फिजिकल एजुकेशन हाँ, टीचर। मैं 11th-12th क्लास की थ्योरी भी लेता हूँ और बच्चों को उसके बारे में बताता हूँ। यानी कि एक तरह से जो भी तुम्हारा एक्सपीरियंस है उसका यूज कर रहे हो, साथ में तुमने मतलब अपनी पढ़ाई को बीच में नहीं छोड़ा, नहीं। साथ साथ अपनी जो एजुकेशन खासकर उसी फील्ड में की। सबसे बड़ी बात, लोग क्या करते हैं ना कि ये समझ ही नहीं पाते भाई मुझे ग्रेजुएशन करनी है, क्या करना है, वो किस फील्ड से करना है। लेकिन तुम्हें क्लियर था कि भाई मैं स्पोर्ट्स फील्ड में हूँ, इसी से रिलेटेड मुझे ग्रेजुएशन करनी है, इसी में जाना है। तो वहीं पे तुमने हमें बीपीएड किया, ग्रेजुएशन की मतलब बीएससी में फिजिकल एजुकेशन से, तो उसी से रिलेटेड तुम फिर टीचिंग लाइन में चले गए, राइट। तो टीचिंग लाइन में जैसे तुमने बताया भाई तुम फिजिकल एजुकेशन टीचर थे, तो एक कॉमन चीज, पता नहीं कितनी कॉमन है कितनी, लेकिन हमारे स्कूल में क्या होता था, मैं हरियाणा में स्कूल में पढ़ता था, वहाँ क्या होता था, जो फिजिकल टीचर है ना, वो फिजिकल टीचर बाद में था, वो पीटी टीचर पहले था। ओके। ऐसे यानी कि एक तरह से खेल वेल तो मतलब स्पोर्ट्स वगैरह तो होते ही थे, लेकिन कहीं ना कहीं स्कूल का डिसिप्लिन मेंटेन करना, एक ऐसी इमेज बना के रखना भाई एकदम खड़ूस, एकदम स्ट्रिक्ट, कि भाई कोई मेरे सामने हिल मत जाना, बोल मत जाना, ऐसी एक इमेज। यानी कि एक फिजिकल टीचर ना, एक टीचर से यानी पढ़ाने वाले टीचर से पहले वो एक मैं एक वार्डन कह सकता हूँ, जो हॉस्टल का वार्डन होता है, वैसे स्कूल की तरह काम करता है। देखो भाई, ये चीज होती है, क्यों होती है? क्योंकि जो स्कूल की बैकबोन कही जाती है ना, वो फिजिकल टीचर्स को कही जाती है। क्योंकि अब देखो, स्कूल में ना सबसे पहला जो प्रेजेंट होगा वो होगा फिजिकल टीचर, जो सबसे एंड में जाएगा वो जाएगा फिजिकल टीचर, ठीक है। उसके बाद डिसिप्लिन इंचार्ज की जो पूरी डिसिप्लिन कमेटी जितनी होती है वो फिजिकल टीचर के हाथ अंडर में होती है, ठीक है। क्योंकि क्योंकि देखो क्या है कि बच्चे हमसे ज्यादा अट्रैक्ट हो पाएंगे। क्यों पाएंगे? कि हमसे ज्यादा खुल इसलिए पाएंगे कि एक बच्चे को उस एज में चाहिए क्या होता है भाई, माइंड फ्रेश करने के लिए चीजें, ठीक है, वो मिलता है स्पोर्ट्स से, ठीक है। हमसे ज्यादा कनेक्ट हो पाते हैं बच्चे, बिल्कुल, ठीक है। तो बच्चों सपोर्ट भी हम लोग ज्यादा करते हैं, और दूसरी डरते भी हमसे, इसलिए डरते हैं कि भाई कोई टीचर, देखो अगर आप थ्योरी पढ़ा रहे हो तो थ्योरी में टाइम वेस्ट करोगे और डराने में टाइम वेस्ट करोगे। 35 मिनट्स का पीरियड होता बिल्कुल, है ना। तो प्रॉपर जो टाइम मिलता है हमें मिलता है बच्चों के साथ अपना अपने आप को एडजस्ट करने में। यानी कि एक तरह से जो फिजिकल टीचर होता है वो जब तक पढ़ाने पे ना आए तो वो एक तरह से एक दोस्त की तरह काम कर सकता है। मतलब लोग उसको उसी नजर देखेंगे, अरे सर आ रहे हैं, सर का पेड़ है, ये तो खिलाएंगे। और खेलना या स्कूल के टाइम में सब हर किसी का मतलब फेवरेट काम होता है कि बस एक खाली पेड़ चाहिए, मस्त ग्राउंड में जाओ, बैठो, खेलो, ये ऐसे होता है। तो कहीं ना कहीं एक अलग रिलेशन फिजिकल टीचर के साथ रहती है। लेकिन आई थिंक ये तब तक रहती है जब तक वो पढ़ाते नहीं, यानी कि थ्योरेटिकल चीजों में नहीं आते। और जहाँ तक मैं समझ पा रहा हूँ भाई, मैं तुम्हें वैसे पहले से भी जानता हूँ, तो पढ़ाने का, टीचिंग का, थ्योरेटिकल चीजें सिखाने का तो तुम्हें आई थिंक कोई एक्सपीरियंस पहले था नहीं। तो कैसा था स्टार्टिंग में जब तुम स्कूल में गए, कुछ ना कुछ चैलेंजेस आए या क्या रहा? एग्जैक्टली। तो भाई सीन क्या है, सीन ऐसा है कि लॉकडाउन के बाद जस्ट क्या हुआ कि मुझे मम्मी पापा ने कहा जॉब करनी है, तेरी बीपीएड भी कंप्लीट हो गई है। तो मैंने जितने भी मेरे कॉन्टेक्ट्स मैंने यूज करे भाई, तो ना मेरे कॉन्टेक्ट्स में मोदी नगर में एक भैया थे, अजय भैया, ठीक है। मैंने उनसे शेयर करके मैं ऐसे फाइनेंशियली थोड़ा बहुत खराब चल रहा हूँ, मुझे स्कूल में जॉब करनी है। मैंने उनसे बोली थी कि मुझे एज ए स्पोर्ट्स टीचर करनी है, ना कि मेरे को थ्योरी टीचर करनी है। देखो भाई, दो लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, दो चीज होती है हमारे में। जो थ्योरी पढ़ाता है उसे कहते हैं पीईटी, फिजिकल एजुकेशन टीचर, और जो स्पोर्ट्स का टीचर है उसका नाम होता है पीटीआई, उसको पीटीआई, हाँ, फिजिकल ट्रेनर इंस्ट्रक्टर, ठीक है। दोनों अलग अलग है, ठीक है। तो मैं हूँ पीईटी, ठीक है। लेकिन मैंने जो रिक्वायरमेंट डाली थी अपनी, वो डाली थी मैंने पीटीआई के लिए, पीटीआई के लिए। फिजिकल अच्छा, ट्रेनर इंस्ट्रक्टर। पीईटी, पीईटी तुम हो? हाँ, पीईटी मैं हूँ अब, ठीक है। और वैसे पीटीआई के लिए मैंने वो डाली, फिजिकल एजुकेशन ट्रेनर तो हो, और फिजिकल एजुकेशन टीचर, पीईटी टीचर तो तुम हो, हाँ, और जो एप्लीकेशन डाली वो पीटीआई के लिए डाली। हाँ। नहीं, मैं पीटीआई था, लेकिन मैंने मेरे खुदा खास में आपको बताता हूँ क्या हुआ मेरे साथ। मैंने पीटीआई के लिए डाली, लेकिन उन्हें रिक्वायरमेंट जो थी वो जरूरत थी पीईटी, है ना। तो भाई मैं गया इंटरव्यू के लिए, तो उन्होंने कहा कि आप पढ़ा लोगे। मैं मन ही मन कह रहा भाई, जिंदगी में जिसने खुद नहीं पढ़ा होगा जो क्या पढ़ाएगा। तो समझ पा रहा हूँ। हाँ, तो मैंने कहा मैडम पढ़ाना कम, कह रहा कि हाँ हमारे पास एक ही वैकेंसी है, लेकिन मुझे वो वैकेंसी चाहिए थी, जॉब की रिक्वायरमेंट थी भाई चाहिए, क्योंकि पैसा चाहिए था मेरे को। तो मैंने कहा भाई मुझे तो चाहिए पैसा। मैंने कहा ठीक है, मैंने कहा मैडम पढ़ा लूंगा, झूठ बोल दिया। अब उन्होंने क्या कहा भाई कि चलो क्लास डेमोस्ट्रेशन लेते। भाई साहब, लिटरली मैं पूरा ब्लैंक, क्लास डेमोस्ट्रेशन में तुम्हें पढ़ा के दिखाना। मेरे हाथ में चौक पकड़ा दिया और बोर्ड पे खड़ा कर दिया, कह टॉपिक पढ़ाओ। मैं गया, मैंने कहा कि मैडम बुक से तो मुझे कुछ नहीं आता, मैं अपनी मर्जी से कुछ पढ़ा, मतलब वो देखना चाहते कि एक्सप्लेन कैसे करता है, एक्सप्लेन कैसे करता है। हाँ, तो मैंने एक टॉपिक था वो पढ़ाया मैम को बहुत अच्छा लगा कि भाई इसको एक्सप्लेन करना आता है। उन्होंने कहा कि तुम कर सकते हो,
भाई मैंने कहा यार प्रिंसिपल को इतना भरोसा है मेरे ऊपर, लेकिन हालांकि भाई देखो जहाँ भरोसा कुछ नहीं था, उन्हें टीचर चाहिए था जो सस्ते में काम निपट जाए, ठीक है, लेकिन वो इंटरनेशनल स्कूल था भाई, रेसिडेंशियल स्कूल था, ठीक है, मैं ऑलरेडी रेसिडेंशियल टीचर चाहिए था 24 घंटे के लिए, मैं था अवेलेबल, तो भाई 15,000 रुपए में उन्होंने मेरे को रखा भाई। तो सीन क्या था कि लगी जब आया मेरा फर्स्ट डे भाई, अब क्या है कि भाई मैंने बुक खोली, 11 12 दोनों चैप्टर देखी भाई, पहला चैप्टर पढ़ा, कुछ समझ नहीं आया, यूट्यूब खोला, गूगल खोला, हर जगह से रिसर्च करी भाई, लिटरली मैं पूरी रात सोया, पूरी रात पहले तुमने खुद सीखा खुद, क्योंकि मैं सोच रहा था कि मैं अगर बच्चा हूं तो मैं क्वेश्चन पुट अप कर सकता हूँ, क्योंकि क्या है कि अगर 11 12 क्लास को, सीनियर क्लास को पढ़ा रहे हो ना, तो कौन बच्चा कहाँ से पुट अप कर दे कुछ, आपको उसके लिए रेडी रहना है। दूसरी बात क्या होती है, अगर छोटी क्लास हो ना तो उसको तुम अपने हिसाब से हैंडल कर लोगे, हाँ, कोई पूछा नहीं बता, कोई हाँ, नहीं भाई, अरे बाद में कल बताऊंगा। लेकिन बड़े हैं 11 12 है तो भाई उनको तुम, उनके जब तक तुम सवाल का जवाब नहीं दोगे ना तो तुम्हें चैन नहीं मिलेगा, और वो भी चैन से जीने नहीं देंगे, सीधी सी बात। तो भाई मैं गया क्लासरूम में, एंटर हुआ, पहले मैंने अपना इंट्रोडक्शन दिया कि मैंने कहा हाय आई एम दिस एंड आई एम अपॉइंटेड दिस, तो उसने कहा कि ओके सर, तो फिर मैंने उन्हें खुल के बोला कि बेटा देखो ऐसा है कि इट्स माय फर्स्ट डे इन दिस लाइन, सो मैंने आज से पहले कभी कभी टीचिंग करी नहीं है, तो अगर मुझसे पढ़ाते हुए कोई मिस्टेक हो जाती है तो प्लीज आप उस चीज को कमियां ना निकाल कर आप मुझे बताना, मैं उस चीज को इम्प्रूव करूंगा, कि मेरे लिए जैसे आपके लिए ये नया सब्जेक्ट है 11th क्लास के लिए, वैसे ही मेरे लिए नया है पढ़ाना। तो बच्चे काफी समझदार थे, उनका ठीक है सर। भाई मैंने टॉपिक पकड़ा, ठीक है, और टॉपिक था उसमें 12th क्लास की बात करूँ, 11 12 की 12th की मैं टॉपिक करूँ तो उसमें था कि स्पोर्ट्स मैनेजमेंट। उसमें क्या है कि आपको स्पोर्ट्स मैनेजमेंट क्या होता है, आपके प्लानिंग क्या होता है, व्हाट इज प्लानिंग, ठीक है, तो ये सब चीज़ें बतानी होती है। उसके बाद कि कैसे आप टीम क्रिएट करोगे, किस नॉकआउट के बेसिस पे, तो भाई जब मैंने पढ़ाया ना तो लिटरली बच्चे पता क्या कह रहे कि सर आप हमसे मजाक कर रहे थे, आपको आप फर्स्ट टाइम पढ़ा रहे हो, कोई इतना अच्छा पढ़ा ही नहीं सकता फर्स्ट टाइम, मतलब बहुत अच्छा मुझे वो मिला। भाई ये जर्नी ऐसे स्टार्ट हुई, उस दिन से मैं सोचा चलो मैं थ्योरी कंटिन्यू करूँगा। राइट भाई। तो इसी के साथ साथ जैसे मैंने स्टार्टिंग में ही कहा था कि भाई जो फिजिकल टीचर पीटीई या फिर पीटीआई होता है, वो कहीं ना कहीं एक तरह से स्कूल का डिसिप्लिन जो है, उनकी एक ड्यूटी होती है, रिस्पॉन्सिबिलिटी है स्कूल के डिसिप्लिन को मेंटेन करना। और उसी में कहीं ना कहीं, मतलब मैं अपने स्कूल की बता रहा हूँ, वहाँ पे एक चीज होती थी कि जो पीटी टीचर होता है वही सुबह असेंबली को लीड करता है। तो ऐसा मतलब स्कूल में ये भी हुआ? भाई बिल्कुल हुआ। किया तुमने? भाई फर्स्ट डे क्या हुआ सीन, वो भी बहुत अच्छा किस्सा है। फर्स्ट डे मैं ना भाई कितना माइक से बहुत डरता हूँ आज भी। अगर मुझे माइक पे आप कहते हो ना ग्राउंड कि कुछ असेंबल करना है, कुछ बोलना है, अनाउंस करना है, मैं बहुत डरता हूँ। ये तो वही जो प्रिंसिपल ने आपको कही थी वही वाली बात मैं कहूँगा, भाई कितनी अच्छी तरह से यहाँ पे सब चीज एक्सप्लेन कर रहे हो और कह रहे हो भाई मैं माइक से डरता हूँ। हाँ तो भाई सीन क्या हुआ, फर्स्ट डे था तो मैंने फर्स्ट में रहा था कि गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, तो सबने बोला कि गुड मॉर्निंग सर। मैंने कहा कि हाउ आर यू टुडे, तो सबने कहा ओके। उसके बाद ये सब चीज असेंबली में चल रही है? हाँ चल रही है, मैं बोल रहा हूँ गेट रेडी फॉर प्रेयर, तो मेरी आवाज़ ऐसी थी गेट रेडी फॉर प्रेयर, तो सर कह रहे कि बच्चे कह रहे सर वी कांट हियर। मैंने कहा ओके। फिर कैसे से कॉन्फिडेंस हो गई, फर्स्ट डे था भाई, पसीना पूरा आ रहा है, हाथ पूरे कांप रहे हैं, और ये फिर उसके बाद गेट रेडी फॉर प्रेयर या सर ओके ऑल ऑफ यू क्लोज योर आईज जॉइन योर हैंड्स एंड लेट्स स्टार्ट करके प्रोग्राम जो है स्टैंडिंग्स अटेंशन सब चीज़ स्टार्ट करी। तो मतलब भाई फर्स्ट बहुत ज़्यादा ही डरने वाला इसके, लेकिन करा मैंने फाइनली। चलो यार बहुत अच्छी बात है। इसी के साथ साथ एक चीज़ और मैं ऐड करूँगा, लास्ट, हम लास्ट की तरफ बढ़ रहे हैं, ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा अभी, मेरे को पता है आपको भी थोड़ी जल्दी है। तो एक चीज़ और होती है भाई, डिसिप्लिन मॉनिटरिंग की बात मैंने की, तो कभी कुछ ऐसा हुआ है कि भाई जैसे स्टार्टिंग में तुम थे तो स्टार्टिंग में लोगों ने मतलब स्टूडेंट्स ने मतलब उस तरह से ट्रीट ना किया हो जिस तरह से तुम्हारी एक्सपेक्टेशन थी, या फिर मतलब कैसा था, उनको हैंडल कैसे किया तुमने स्टार्टिंग में? भाई देखो ऐसा है 11th 12th क्लास के ना थोड़े बहुत बच्चे ना इतने मैच्योर हो जाते हैं, उन्हें गलत चीज़ों का पता होता है, जैसे डबल मीनिंग बातें सब चीज़ें। तो मैं नया था भाई, मेरे साथ भी एक इंसिडेंट हुआ उसी स्कूल का, स्पेशली भाई उनसे मतलब लड़कियां डबल मीनिंग में बात करती है भाई। हालांकि वो सोचते हैं कि टीचर को नहीं पता, टीचर को सब कुछ पता होता है, लेकिन हम टीचर भी उसी से निकले भाई। हाँ तो क्या है कि हम लोग क्या है ना उस जगह एज अ प्रोफेशनल फील्ड पे होते हैं, हमें जानकर भी चाह कर भी हमें इग्नोर करना होता है।
अनदेखा करना। हाँ, तो कुछ ऐसे वर्ड्स वो लोग यूज करते थे जिन्हें लगता है कि उन्हें टीचर को नॉलेज नहीं है कि हम ऐसे बात करेंगे, मुझे लगता था कोड वर्ड है, बट हमें पता होता था भाई। लेकिन ये चीज है, हम लोग टाइम पे ना हम लोग अपने टीचर्स को रिस्पेक्ट देते। आज की डेट में उस बच्चे को हमें पता है क्या है कि हम प्राइवेट स्कूल में पढ़ रहे हैं तो हम अपने बाप हमारा पैसे दे रहे हैं, यानी कि हम पैसे दे रहे हैं, इनकी जिम्मेदारी है हमें पढ़ाने की। हाँ। ये हमसे मतलब हमारी respect नहीं करते। ये हमसे कुछ नहीं मांगते। उनका मानना है कि भाई टीचर को हमसे कुछ नहीं मांगते, बल्कि हम उनकी जिम्मेदारी है हमें पढ़ाना, हमें अच्छे से ट्रीट करना, ये सब राइट। तो भाई इसी के साथ साथ ना, इसी बीच में मैं एक रैपिड फायर राउंड है जो मैं यहाँ पे करना चाहूंगा, जो मैं हर एपिसोड में रखूंगा। तो मैं क्या होगा इसमें कि मैं कुछ वर्ड्स आपको दूंगा, उन वर्ड्स का आपको बिना कुछ सोचे 2 से 3 सेकंड में जो भी उस वर्ड से रिलेटेड आपके दिमाग में थॉट आता है उसको आपको बताना है, एक वर्ड में या मैक्सिमम 1 से 2 लाइन में, ठीक है। तो आपका पहला वर्ड है ग्रीड, लालच। पैसा। पैसा, वाह, सबका है भाई। जो कहता नहीं है वो झूठा है। उसके बाद है हिस्ट्री का कोई ऐसा पार्ट जो आपके दिल के बहुत करीब हो, या फिर जिसमें आप जीना चाहते हो, या फिर आपको इन्फ्लुएंस करता हो। भाई महाभारत। महाभारत, क्या सीखने को मिलता है महाभारत, क्यों ऐसा, क्यों? भाई महाभारत सीखने में ना आज की जो लाइफ है, जो कलयुग चल रहा है, उसमें साम दाम दंड भेद चारों चीजें सीख जाओगे। या कहते हैं ना, जैसा देश वैसा भेष। आप किसी को कैसे ट्रीट करना है, कोई आपके साथ कैसे ट्रीट करना है, वो सारी चीजें आपको आज की डेट में जरूरी है। यानी कि एक अच्छी लाइफ कैसे लीड करनी हाँ, है, वो और वहां से बुरे हम सीख लोगों से सकते हैं। कैसे बच के बुरे लोगों से कैसे दूर रहना है, अपने हक के लिए कैसे लड़ना हाँ। है, ये बेड, ये सब हम चीजें वहां से सीख सकते हैं। उसके बाद आपका तीसरा वर्ड है बिग बॉस। भाई इट्स अ शो, जस्ट इट्स अ शो, मतलब नथिंग मच, उससे ज्यादा नथिंग कुछ मच नहीं। बेटर। कोई ड्रीम डेस्टिनेशन? अंडमान एंड निकोबार। अंडमान एंड निकोबार, वाह यार, इट्स अ ब्यूटीफुल प्लेस आई वुड से। मतलब मेरा भी ड्रीम डेस्टिनेशन नहीं, लेकिन भाई सपना जरूर है कि कभी वहां जाना है। वहां जाकर ना अपने सोल से कनेक्ट हो जाओगे आप। बिल्कुल सही कहा भाई। इंडिया में आई थिंक वही एक ऐसी जगह है जो एकदम ही अनटच्ड मैं कह सकता हूँ जो है। अगर आपको असलियत में नेचर देखना है तो वहां जाओ, एग्जैक्टली। राइट। लोग जाते हैं पहाड़ पर, यहाँ पर तो भाई मतलब है, यहाँ पर भी नेचर है, आजकल लेकिन कहीं ट्रेंड ना बना कहीं दिया भाई। एक ट्रेंड बना हुआ, जो जा रहा है वहीं जा रहा है, लेकिन असली नेचर देखना है तो वहां जाओ।